ऋषभ ने घबराते हुए कहा, प्लीज अनोखी नीचे अज्जो, बच्चों जैसी हरकतें बंद करो। अनोखी ने नजरें उठाकर ऋषभ को देखा और कहा, नहीं होंगी मैं, तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब तो मुझमें जीने की इच्छा भी नहीं बची है। अनोखी जिंदगी से बहुत हारी हुई लग रही थी, उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। ऋषभ ने अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए कहा, आई एम सॉरी, ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। अनोखी ने दुख भरी हंसी से कहा, कितना आसान है ना तुम्हारा सॉरी बोल दे, बात कोई भी गलती करो और सॉरी बोल दो यार, बात खत्म। लेकिन कभी तुमने मेरे बारे में सोचा है? अनोखी बहुत ही ज्यादा भावुक हो गई थी और ऋषभ की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। अनोखी ने अपने आंसू पूछ के कहा, क्या गलती थी मेरी जो तुमने मेरे साथ वो हैवानियत दिखाई? मैं तो बस डांस कर रही थी, तुम्हें उसी में तकलीफ हो गई। यार तुम जो नई बीवी लिए घूम रहे हो, उससे मुझे कितनी तकलीफ हो रही होगी, तुमने कभी सोचा है? ऋषभ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अनोखी प्लीज नीचे आ जाओ, हम आराम से बात करेंगे। अनोखी ने गुस्से में रोते हुए कहा, अब बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। मेरी इज्जत को तुमने पैरों तले रोन दिया, मेरी भावनाओं का तुमने खून कर दिया और अब ये जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। अनोखी ने ऋषभ की आंखों में देख के कहा, बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी, अब मैं तुम्हें अपने आप को और दुख पहुंचाने नहीं दूंगी। ये कहकर अनोखी बस कोड़ने ही वाली थी कि ऋषभ भागता हुआ आया और उसने अनोखी का हाथ पकड़कर नीचे खींच लिया। ऋषभ के दिल को सुकून मिला और उसने अनोखी को अपने सीने से लगा लिया। ऋषभ की धड़कनें अभी भी बहुत तेज चल रही थी, अगर गलती से भी अनोखी को कुछ हो जाता तो वो बर्बाद हो जाता। अनोखी ने ऋषभ की बाहों में झटपटाते हुए कहा, छोड़ मुझे, तुम्हें मुझे हाथ लगाने का कोई हक नहीं है। अनोखी बहुत तरीके से झटपटा रही थी और ऋषभ ने उस पर चिल्लाकर कहा, ये क्या पागलपन करने जा रही थी तुमने एक बार भी सोचा है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? अनोखी ने गुस्से में कहा, अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम्हारे रास्ते का कांटा निकल जाता और तुम प्रिया के साथ बहुत खुश रहते, कम से कम तुम उसकी इज्जत का ऐसे तमाशा तो नहीं बनाते जैसे मेरा बनाते हो। ऋषभ चुप हो गया और अनोखी ने उसके सीने पर घुसे मरते हुए कहा, बहुत बुरे हो तुम, हमेशा मुझे दर्द और तकलीफ देते हो, कभी मेरे बारे में नहीं सोचते। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम पर जान छिड़कती हूँ और तुम एक ही पल में सब कुछ खत्म कर देते हो। ऋषभ ने अनोखी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कहा, गलती हो गई मुझे, मैं तुम्हें किसी और के साथ बांट नहीं सकता। कोई और मर्द तुम्हारे करीब भी आए तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। नहीं देख सकता मैं तुम्हें किसी और के साथ, क्योंकि प्यार करता हूँ मैं तुमसे बेइंतहा। ये सुनकर अनोखी की आंखों में आंसू आ गए और उसने ऋषभ की आंखों में देख कहा, प्यार करते हो तो क्या तुम्हें मुझे बर्बाद करने का हाव मिल गया क्या? और अगर मुझसे इतना ही प्यार करते हो तो क्यों मुझे शादी के दिन छोड़ दिया? अनोखी ने ऋषभ का काला पकड़कर भावुक होते हुए कहा, तुम मुझे किसी और के साथ देख नहीं सकते और तुमने सोचा है कि मेरा क्या होता होगा जब मैं रोज तुम्हें 24 घंटे प्रिया के साथ देखती होंगी। ऋषभ की नजरें झुक गई हुए वो अनोखी का दर्द महसूस कर पा रहा था। अनोखी ने रोते हुए अपने सर पे हाथ रख लिया और कहा, मेरे बारे में तुम कभी क्यों नहीं सोचते? मुझे क्यों बाद एक इस्तेमाल करने की चीज समझ रखा है तुमने? ये कहकर अनोखी जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। अनोखी फुट फुट के रो रही थी और उसकी दर्द भरी आहें आसमान तक जा रही थी। अनोखी ने रोते हुए कहा, जब से तुम्हारी जिंदगी में आई हूँ तब से तुमने मुझे सिर्फ आंसू ही दिए हैं। तुमने हमेशा बस मुझे डोरमैट की तरह उसे ही किया है, लेकिन अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे इशारों और नहीं चलूंगी ऋषभ। अनोखी की आंखों में जुनून दिख रहा था। ऋषभ भी उसके साथ जमीन पे बैठ गया और उसने अनोखी के मुलायम गालों पे हाथ रखा और प्यार से कहा, मैं जानता हूँ बहुत बुरा आदमी हूँ मैं, तुम्हें बहुत तकलीफ दी है मैंने, लेकिन अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगा। मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा। प्रिया से शादी मैंने प्यार की खातिर नहीं की है बल्कि मजबूरी में की है और उसकी वजह है। ऋषभ आगे बोलने ही वाला था कि अनोखी ने उसके होठों ले हाथ रख लिया और कहा, मुझे नहीं जाना क्योंकि मैंने सोच लिया है कि तुम जैसे आदमी के साथ एक पल के लिए बच नहीं रहना मुझे। तुम जैसे घटिया आदमी से दूर हो जाना ही अच्छा है। अनोखी ने ऋषभ को धक्का दे दिया और जमीन से खड़े होकर कहा, अब तुम्हारे हाथों और जिल्लत नहीं सहनी मुझे। तुमने प्रिया से जिस भी चीज के लिए शादी की है, मुबारक हो तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। अनोखी आज की रात कभी नहीं भूलेगी। ऋषभ ने आज उसकी आत्मा को झंझोर दिया। अनोखी ने फैसला कर लिया था कि वो अपनी इज्जत को और नहीं गिराएगी और अपने प्यार को अपनी कमजोरी नहीं बनने देंगी।
अनोखी बस मोड़कर जाने ही लगी थी कि ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ के खींचा और कहा, मैं माफी तो मांग रहा हूं न तुमसे। अनोखी ने गुस्से से ऋषभ का हाथ झटक दिया और कहा, माफी मांगने से कुछ नहीं होता, जख्म कभी नहीं भरते। और जो जख्म आज तुमने मेरी आत्मा और शरीर पे दिए हैं न वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे तुम तो इतने घटिया आदमी ही कि तुमने तो इस बात का भी ख्याल नहीं किया कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अनोखी बहुत गुस्से में थे और ऋषभ ने पछतावे में कहा, गुस्से में था मैं। अनोखी ने कहा, किसी दिन और भी ज्यादा गुस्से में होंगी तो तुम तो मेरी जान ही ले लोगे। ऋषभ ने अनोखी का हाथ पकड़ के कहा, कैसी बातें कर रही हो तुम। अनोखी ने कहा, सच ही तक कह रही हो, तुम्हारे गुस्से का थोड़ी कोई भरोसा है। आज मेरे साथ तुमने जबरदस्ती की है, कल क्या पता मेरे बच्चे को भी तुम जान से मार दो। ये सुनकर ऋषभ बौखला गया और वो अनोखी पे हाथ उठाने ही वाला था कि उसने अपना हाथ बीच में रोक लिया। अनोखी ने दुखी होकर तालियां बजाते हुए कहा, तुम कभी नहीं सुधर सकते, तुम्हारा गुस्सा हमें कभी नहीं एक होने दे सकता और अब मैं तुम्हारे आगे अपने आत्मा सम्मान को चुनती हूँ। अनोखी ने ऋषभ को ऊंगली दिखा के कहा, बहुत चाव से तुमने प्रिया से शादी की थी न, मेरे आंसुओं की सेज और तुमने उससे शादी की थी न, तो अब जो करना है गुस्सा प्यार हैवानियत सब उसके साथ करो, लेकिन मेरा नाम भी अपने होठों पे मत लाना। ये कहकर अनोखी पीछे मुड़ गई और चली गई। ऋषभ उसके पीछे पीछे आने लगा और कहने लगा, मेरी बता तो सुनो, मैं दिल से शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। प्रिया से प्यार नहीं करता मैं, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ मैं। ऋषभ अनोखी को सब कुछ सच सच बताना चाहता था, लेकिन प्रिया ने उसकी एक नहीं सुनी और कमरे में जाकर अंदर से लॉक कर किया। ऋषभ बुरे तरीके से दरवाज़ा पीटने लग गया, मुझे माफ कर दो अनोखी प्लीज, मुझे प्यार करता हूँ मैं तुमसे। ऋषभ बार बार बस एक ही बात दोहरा रहा था, लेकिन अनोखी ने उसकी एक नहीं सुनी। ऋषभ अनोखी के दरवाजे के पास ही बैठ गया और कुछ देर के बाद इसने हार मान ली और दरवाजे पर ही सर रख कर सो गया। क्या अनोखी ऋषभ को कभी माफ कर पाएंगी? तारांकन। अगली सुबह पूरा पेंट हाउस शांत पड़ा था और ऋषभ की आंख एकदम खोली और उसने देखा कि कमरा खुला हुआ है। ऋषभ ने सोच लिया था कि आज वो अनोखी और अपने बीच सब कुछ ठीक कर देगा और जरूरत पड़ी तो उसके पैरों पे गिर के माफी मांगेगा। ऋषभ कमरे में घुसा ही था, लेकिन अनोखी का कहीं पर भी कोई भी आता पता नहीं था। ऋषभ ने चिल्लाकर एक नौकरानी को बुलाया और उससे पूछा, कहाँ है अनोखी? उस नौकरानी ने सर झुका के कहा, मैडम तो 1 घंटे पहले ही चली गई थी। ये सुनकर ऋषभ का दिमाग खराब हो गया और उसने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें यहाँ जाना है चली जाओ अनोखी, लेकिन तुम्हारी आखिरी मंजिल में ही होगा। ऋषभ के दिल में भी जुनून सवार हो गया था एक बार फिर अनोखी को अपना बनाने का। ऋषभ भी पेंट हाउस से निकल गया और होनी गाड़ी में बैठकर सिसोदिया मेंशन की तरफ निकल पड़ा। आधे घंटे बाद ऋषभ मेंशन पहुंच गया और सीधा वो अनोखी के कमरे में गया। अनोखी नहाकर बस बाथरूम से बाहर ही आते थी और ऋषभ को अपने सामने देखकर वो फिर से गुस्से से भर गई और उसने कहा, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? जाओ यहाँ से, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी मुझे। ऋषभ का ध्यान अनोखी की कठोर बातों पर नहीं था बल्कि उसके गीले बालों पर था, जो अनोखी को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। ऋषभ अनोखी की तरफ आगे बढ़ा और उसने अनोखी को दीवार की तरफ धक्का देकर कहा, आज बहुत ही खूबसूरत लग रही हो तुम। अनोखी दीवार और ऋषभ के बीच में फंस चुकी थी और उनकी गर्म सांसें आपस में मिल रही थी। अनोखी ने गुस्से में कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? कल मेरे साथ इतना बुरा किया और आज तुम्हारी फिर से हिम्मत हो गई मुझे छूने की? किस किस्म के इंसान हो तुम? ऋषभ ने अनोखी के बालों को सहला के कहा, एक गलती जरूर हुई है, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए खत्म नहीं हुआ है। अनोखी ने ऋषभ को धक्का दे दिया और कहा, भाड़ में जाए तुम और तुम्हारा प्यार। नफरत करती हूँ मैं तुमसे और यहाँ मेरे साथ खड़े होकर क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हो? तुम्हें तो अपनी बीवी के पास होना चाहिए। ऋषभ ने मुस्कुरा के कहा, मैं तो अपनी बीवी के ही साथ हूँ और अब जिंदगी भर उसके साथ ही रहूंगा। अनोखी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, मैं नहीं हूँ तुम्हारी बीवी, बल्कि प्रिया है जिसके आगे तुमने मुझे ठुकरा दिया था। वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी जब लाल जोड़े में तुमने मुझे छोड़ दिया था और मेरे ही सामने किसी और से शादी कर ली थी। ऋषभ को गिल्ट हो रहा था और उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा था, लेकिन उसे ये भी पता था कि वो सब ठीक कर देगा। अनोखी ने गुस्से में सर पे हाथ फेरते हुए कहा, जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी और चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हारे ऑफिस भी नहीं आऊंगी। पूरे तरीके से मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया है।
ऋषभ अनोखी तरफ बढ़ रहा था और अनोखी अपने कदम पीछे लेने लगी। अनोखी ने उंगली दिखाते हुए कहा, देखो मुझसे दूर हो जाओ, नहीं ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ऋषभ माही रुका और आगे बढ़ता गया और अनोखी गलती से बैग पे गिर गई और ऋषभ उसके ऊपर आ गया। काफी करीब थे वो दोनों एक दूसरे के। ऋषभ ने अनोखी के गालों को चूम के कहा, मैं जानता हूँ कि मेरी बीवी मुझसे बहुत नाराज है, लेकिन अपनी बीवी को कैसे मानना है वो मुझे अच्छे से आता है। ऋषभ ने अनोखी को चूमना शुरू कर दिया और अनोखी ने अपना मुंह फेरते हुए कहा, नहीं हाँ मैं तुम्हारी बीवी। जो तुम्हारी बीवी है वो तुम्हारा दूसरे कमरे में इंतजार कर रही है, जाओ उसके पास। ऋषभ ने होने गालों से अनोखी के गालों लो रगड़ना शुरू कर दिया और कहा, मेरी सिर्फ एक ही बीवी है और वो हूँ तुम और हमेशा तुम ही रहोगी। अनोखी सिसोदिया, जिंदगी हो तुम मेरी। अनोखी के दिल पिघल रहा था। ऋषभ की नज़दीकियों से उसे बहुत ही फर्क पड़ रहा था। अनोखी ऋषभ को धक्का देने लगी अपने आप से दूर करने के लिए, लेकिन ऋषभ ने बिस्तर के ऊपर ही उसे होनी बहू में भर लिया और कहा, मेरी एंग्री वाइफ, मुझसे जितना गुस्सा होना है जो जाओ, लेकिन मैं तो तुमने मन के ही रहोगा। अनोखी गुस्से से ऋषभ को देखने लग गई। ऋषभ ने अपने गालों से अनोखी के गालों को सहला के कहा, तैयार हो जाओ अनोखी, क्योंकि ऋषभ सिसोदिया तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हारा प्यार पाने के लिए वो फिर से सारी हदें पार करने वाला है। ये सुनकर अनोखी का दिल बहक गया और जोरों से धड़कने लगा। ऋषभ के होठों पे मुस्कान थी और अनोखी की आंखों में गुस्सा। क्या होगा इस नफरत और प्यार की कहानी का अंजाम? अनोखी के प्यार को फिर से पाने के लिए क्या करेगा ऋषभ? जल्द ही सारी गलतफहमियों की दीवार हटने वाली है। ऋषभ और अनोखी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। ऋषभ ने अनोखी के गालों को सहला के कहा, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं कभी तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। अनोखी ने गुस्से से ऋषभ को धक्का देना शुरू कर दिया और कहा, नहीं हूं मैं तुम्हारी और आज से मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। ऋषभ ने अनोखी के गालों को रगड़ते हुए कहा, तुम गुस्से में और भी खूबसूरत लगती हो और हमारे बीच का रिश्ता हमेशा रहेगा, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। ऋषभ अनोखी के और भी करीब बढ़ रहा था और उसके होठों पे उसकी नजरें गड़ी हुई थी। ऋषभ की नज़दीकियों से अनोखी को बहुत कुछ महसूस हो रहा था, तो अनोखी इससे पहले बहक पाती उसने अपना मुंह फेर के कहा, अगर तुम अभी मेरे ऊपर से नहीं हटे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऋषभ ने मुस्कुरा के अनोखी की ठोड़ी पे हाथ रखकर अपनी तरफ किया और कहा, अगर मैं नहीं हटा तो इस वक्त तुम मेरे कब्जे में हो, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ऋषभ अनोखी के साथ मजाक कर रहा था, सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अनोखी बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं थी और उसने गुस्से से कहा, लगता है तुम्हें आदत हो गई है जबरदस्ती करने की। तो ऋषभ सिसोदिया, आज किस तरीके से मुझे नोचने का सोचा है तुमने? कल रात तो तुमने अपनी हैवानियत दिखा ही दी थी, आज क्या नया तमाशा दिखाने वाला हो तुम? ये सुनकर ऋषभ की बहुत बुरा लगा और वो तुरंत ही अनोखी के ऊपर से उठ गया। अनोखी भी जल्दी से बेड से उठ गई और अपनी ड्रेस ठीक करते हुए उसने कहा, तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी और मुझे पूरा यकीन है कि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें अपनी एक्स वाइफ के साथ देखकर। अनोखी ऋषभ से मुंह मोड़कर खड़ी हो गई और ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ के कहा, तुम समझती क्यों नहीं हो प्रिया से मैंने शादी बस मजबूरी में ही करी थी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। अनोखी ने मुंह बना के कहा, बस भी करो अपनी ये झूठी बातें, तुम कितने बड़े मक्कार आदमी हो ये मैं अच्छे से जानती हूँ, और रही बात प्यार की तो ये प्यार शब्द तो तुम्हारे मुंह से अच्छा ही नहीं लगता। कल रात जो तुमने मेरे सतह किया उसके बाद तुम मेरी नज़रों में बस एक हैवान हो और कुछ नहीं। अनोखी की जली कटी बातों से ऋषभ का मन बहुत ही दुख रहा था। ऋषभ ने अनोखी का हाथ पकड़ के कहा, कल मैं भावनाओं में बहुत ज्यादा बह गया था, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं वो सब नहीं करना चाहता था तुम्हारे साथ, लेकिन मैं अपना आपा खो बैठा था। अनोखी ने ऋषभ का हाथ झटक दिया और कहा, तुम्हारे गुस्से के चक्कर में तुमने मुझे ही बर्बाद कर दिया। कल जो तुमने हरकत की है उससे साबित हो गया है कि तुम किसी रेपिस्ट से कम नहीं हो। अनोखी गुस्से में लंबी लंबी सांस ले रही थी और रेपिस्ट शब्द सुनकर ऋषभ का दिमाग खराब हो गया और उसने अनोखी के कंधे पे हाथ रखकर कहा, खबरदार अगर मेरे लिए वो शब्द इस्तेमाल किया तो मेरे प्यार को गाली मत दो। अनोखी ने भी गुस्से में ऋषभ की आंखों में आंखें डाल के कहा, अपने प्यार को गाली देने वाले तुम खुद हो, तुमने कल खुद ही अपने प्यार को बदनाम किया है और कल की रात में कभी नहीं भूलूंगी। ऋषभ का बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और कहा, मेरा प्यार हर जख्म भर देगा,
तुम अभी गुस्सा हो तो क्या हो गया, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम बहुत प्यार करती हो मुझसे। अनोखी ने नजरें फेर ली और हाथ जोड़ के कहा, चले जाओ मेरे सामने से। अनोखी इस वक्त बहुत गुस्से में थी और ऋषभ जानता था कि इस वक्त उससे बात करना बेकार है। ऋषभ पीछे मुड़ गया जाने के लिए और जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा वो एक बार फिर पीछे मुड़ा और उसने कहा, ऑफिस में टाइम से आ जाना, मुझे आज अपनी पर्सनल सेक्रेटरी की बहुत ज़रूरत है। अनोखी ने सीरियस होकर कहा, मैं तुम्हारे ऑफिस अब नहीं आऊंगी, तुम्हारे साथ काम तो करना दूर लेकिन मुझे तुम्हारी शक्ल भी देखने इस वक्त मंजूर नहीं है। ऋषभ ने हंसते हुए कहा, क्यों तुम्हें डर लग रहा है क्या कि अगर तुम मेरे साथ एक ही ऑफिस में रहोगी तो फिर से अपना दिल खो बैठोगी। अनोखी ने चीर के कहा, मुझे किसी भी बात का कोई डर नहीं है। ऋषभ ने चुनौती देते हुए कहा, अगर डर नहीं है तो ठीक है, फिर आओ मेरे ऑफिस और काम करो मेरे साथ। मैं वादा करता हूँ कि एक ही दिन में तुम्हें फिर से अपनी बहू में ले आऊंगा। अनोखी ने गुस्से में कह दिया, मैं जरूर आऊंगी ऑफिस, लेकिन याद रखना इस बार मैं बहकने वाली नहीं हूँ। ऋषभ बस मुस्कुरा कर चला गया और उसके जाते ही अनोखी ने गुस्से में अपने कमरे की चीजें इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया और कहा, ये ऋषभ समझता क्या है अपने आप को, क्यों हमेशा सबको अपने हिसाब से चलाना चाहता है। अनोखी ने गहरी सांस लेकर कहा, इसको बहुत घमंड है न अपने आप पर। मैं भी देखती हूँ कि कब तक इसकी घमंड रहेगा। कल रात की वजह से अनोखी बहुत गुस्सा थी और उसने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ऋषभ को तो वो सबक सीखा के ही रहेगी। तारांकन। ऋषभ अनोखी से मिलने के बाद अपने कमरे में गया और वहां प्रिया पहले से ही बेड पर बैठी हुई थी। ऋषभ को देखकर प्रिया बेड से खड़ी हो गई और उसने कहा, कहाँ थे तुम? कल रात से तुम घर नहीं आए। तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान थी। मैंने कितने कॉल भी करे तुम्हें लेकिन तुमने मेरा एक कॉल नहीं उठाया। ऋषभ ने सीरियस होकर कहा, मैं किसी काम में फंस गया था, पूरे दिन ऑफिस में ही था मैं। ये कहकर ऋषभ आगे बढ़ा और प्रिया ने हंसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और इमोशनल होकर कहा, आखिर चल क्या रहा है ऋषभ? तुम क्यों मुझे इग्नोर करने के बहाने ढूंढ रहे हो? प्रिया की आंखों में आंसू आ गए थे। ऋषभ की ये बेरुखी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ऋषभ ने परेशान होकर कहा, प्लीज प्रिया, बंद करो मुझे परेशान करना। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, हर वक्त तुम्हारे आगे पीछे नहीं घूम सकता मैं। ये सुनकर प्रिया के मन को और भी ठेस पहुंची और वीके कुछ कहने ही वाली थी कि उसने ऋषभ की गर्दन कर नाखून के निशान देखे। प्रिया ने ऋषभ की गर्दन पर हाथ लगा के कहा, ये निशान कैसा है? ऋषभ घबरा गया और उसने अपनी शर्ट का कॉलर ठीक करते हुए कहा, लग गई होगी काम करते हुए, खैर मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है तो मैं चलता हूँ। ये कहकर ऋषभ बाथरूम में चला गया और प्रिया ने अपने सर पर परेशान होकर हाथ रख लिया और कहा, मैं सब समझती हूँ ऋषभ की क्या चल रहा है। तुम अनोखी के साथ थे, वो बेशरम लड़की तो मानेगी नहीं लेकिन मुझे ही जल्दी कुछ करना पड़ेगा तुम्हें उससे हमेशा के लिए दूर करने के लिए। प्रिया ने सोचना शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद उसके होठों पे मुस्कान आ गई और उसने कहा, अनोखी चाहे तुम्हारे कितने भी करीब क्यों न आ जाए लेकिन आखिर पेतरा मेरा ही होगा। क्या सोचा है प्रिया ने ऋषभ को पाने के लिए? क्या प्रिया अपनी साजिशों से ऋषभ को पा पाएंगी? तारांकन। सिसोदिया इंडस्ट्रीज। ऋषभ अपने ऑफिस की गैलरी में खड़ा होकर कोई इम्पोर्टेंट बात कर रहा था जब एक कैब आकर कंपनी के बाहर रुकी और उसने से एक बहुत सुंदर लड़की रेड कलर को ड्रेस ये कर बाहर निकली। ऋषभ ने फोन में कहा, मुझे ये डील हर हालत में चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। बात करते करते ऋषभ का ध्यान उस लड़की पे गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ऋषभ ने गुस्से से फोन टाइट पकड़ लिया और कहा, अनोखी? वो रेड ड्रेस पहने हुए लड़की और कोई नहीं बल्कि अनोखी थी। अनोखज ने बहुत ही छोटी ड्रेस पहन रखी थी और बहुत ही टाइट भी। ऋषभ का खून खोल गया और उसने अपनी आंखें बंद करके फोन में कहा, मैं बाद में बात करता हूँ। ऋषभ ने गुस्से में फोन काट दिया और सीधा अपने केबिन के बाहर गया। रोहक गुस्से से फल रहा था और वो जैसे ही लॉबी में पहुंचा उसने देखा कि सब अनोखी को गंदी नजरों से देख रहे थे। कोई उसे चेकआउट कर रहा था तो कोई उसे निहारे जा रहा था। कुछ लड़कियां तो आपस में गॉसिप भी कर रही थी। ऋषभ सर को तो इस लड़की ने अपने चुंगल में फंसा ही रखा है और अब ये दूसरे लड़कों पे भी डोरे डालना चाहती है। सच में यार बहुत ही बहशाराम लड़की निकली ये अनोखी तो। खैर छोड़ो, ऐसी लड़कियों का क्या ही भरोसा, आज इसकी बहू में मिलती है तो कल उसकी बहू में। अनोखी अपने बारे में ये सारी बातें सुन रही थी लेकिन वो खून का घोट पी कर रह गई।
अनोखी इठलाती हुई चल रही थी अपने डेस्क की तरफ जब ऋषभ तेजी से आया और उसने अनोखी का हाथ पकड़कर कहा, मेरे साथ चल। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ ने अनोखी को कुछ कहने का चांस ही नहीं दिया और उसे घसीटकर अपने केबिन की तरफ लेकर गया। ऋषभ ने अनोखी को अपने केबिन में धक्का दे दिया और अपने इंटरकॉम पे कहा, मुझे 1 घंटे तक कोई भी डिस्टर्ब न करे, न ही कोई मेरे केबिन में आए। ये कहकर ऋषभ ने फोन काट दिया और गुस्से से अनोखी से कहा, ये किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं तुमने? अनोखी ने इतराते हुए कहा, बहुत ही अच्छे कपड़े पहन रखे हैं मैंने, डिजाइनर कपड़े पहनने हैं, लेकिन सर अपने किस हक से मेरा हाथ इतनी बेरहमी से पकड़ा? ऋषभ ने गुस्से में अनोखी की तरफ कदम बढ़ा के कहा, मेरे साथ ये नाटक बंद करो और अभी इन कपड़ों को चेंज करो। ऋषभ गुस्से में आग बबूला हो रहा था और ऋषभ के चिल्ला कर कहा, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या कि मैंने अभी क्या बोला? अनोखी ऋषभ को गुस्सा दिलाने के लिए बड़ मुस्कुराती हुई उसे देखती रही। ऋषभ ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहा, आंखों मैंने कहा कि कपड़े बदलो। अनोखी जब भी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई तो ऋषभ उसका हाथ पकड़कर उसे अपने प्राइवेट रूम में ले जाने लगा, लेकिन अनोखी ने उसका हाथ झटक के कहा, एक सेकंड, तुम किस हक से मुझे कुछ भी कह रहे हो? मैं सिर्फ तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, तुम्हारी कोई पर्सनल चीज नहीं जिसे तुम अपनी मर्जी से चलाओगे। ऋषभ का चेहरा गुस्से में लाल ही गया और उसने अनोखी के बहुत करीब आकर कहा, ये फालतू की बकवास बंद करो और तुमसे जितना कह रहा हो उतना करो। अनोखी ने अपनी एक एब्रो ऊपर करके कहा, बहन हूं मैं तुम्हारी या फिर तुम्हारी बीवी हूं जिस पे तुम इस तरीके से हक जमा रहे हो? ऋषभ चुप रहा और अनोखी ने कहा, जब मैं तुम्हारी कच भी नहीं हूं तो किस अधिकार से रौब चला रहे हो मुझ पर? एक ही झटके में ऋषभ की बोलती बंद हो गई और उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। 2 मिनट तक उन दोनों के बीच में खामोशी थी और अनोखी बहुत खुश थी कि उसने ऋषभ की बोलती बंद कर दी। ऋषभ ने गहरी सांस ली और कहा, अपनी ये ओवर स्मार्टनेस कहीं और दिखाना और हमारे बीच में क्या रिश्ता है इस बारे में हम बात नहीं करें तो अच्छा है। ये रही बात अधिकार की तो वो तो हमेशा ही तुम पर रहेगा मेरा। अनोखी कुछ बोलने ही वाली थी कि ऋषभ ने उसके होठों पर उंगली रख दी और कहा, मेरे गुस्से को और हवा मत दो, नहीं तो क्या हो जाएगा तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं है। अनोखी ने गुस्से में ऋषभ को धक्का दे दिया और कहा, मुझसे ज्यादा अंदाजा किसी को भी नहीं है कि तुम कितने बड़े हैवान हो। तो ऋषभ सिसोदिया, अब तुम क्या करने वाले हो? यही अपने ऑफिस में मेरी इज्जत को तार तार करना चाहते जो, या फिर घर जाकर? ऋषभ गुस्से में अपने दंत पीसने लगा और अनोखी ने उसके सीने पे हाथ रख के कहा, बताओ न ऋषभ सर, आज आप इस तरीके से मुझे नोचोगे और मेरी इज्जत को तार तार करोगे? अनोखी ऋषभ को ताना मार रही थी, वो उसे उसकी गलती का एहसास दिलाने चाहती थी। ऋषभ ने गुस्से में आंख बंद करके कहा, मेरे केबिन से अभी और इसी वॉट चली जाओ। अगर तुम्हें अपने जिस्म की नुमाश करने का शौक है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जी भर के छोटे छोटे कपड़े पहनने और अपने जिस्म की नुमाइश करो, नहीं रोक रहा मैं तुम्हें। अनोखी ने जीती हुई हंसी से कहा, तुम मुझे रोक सकते भी नहीं हो। अनोखी पीछे मुड़ी जाने के लिए और ऋषभ ने उसे बेइज्जत करते हुए कहा, वैसे एक बात बताओ, तुम्हें मेल अटेंशन बहुत पसंद है ना? अनोखी पीछे मुड़ी और उसने हंसते हुए कहा, बहुत ज्यादा पसंद है। ये कहकर अनोखी चली गई और ऋषभ ने अपनी फाइल फेंक के कहा, अनोखी ये सही नहीं कर रही हो तुम, इस बहादुरी की कीमत तुम्हें जल्द ही चुकानी पड़ेगी। तारांकन, शाम के 6 बजे। पूरा दिन ऋषभ गुस्से में था और अपना गुस्सा वो ऑफिस के सारे लोगों पर उतार रहा था। पूरा स्टाफ आज उससे डर रहा था कि पता नहीं आज कौन सा कहर टूट पड़े। ऋषभ अपने माथे पे हाथ रखकर फाइल पढ़ रहा था जब उसके केबिन में प्रिया आई और उसने कहा, बेबी। प्रिया को देखकर ऋषभ बहुत ज्यादा चौंक गया और उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रिया मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी और उसने कहा, क्या मैं अपने पति से मिलने नहीं आ सकती? और वैसे भी आज मैं किसी खास मकसद से आई हूँ। ऋषभ हैरानी से प्रिया को देख रहा था और प्रिया उसके करीब आकर उसकी गोदी में बैठ गई। ऋषभ बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गया और उसने कहा, ये सब तुम क्या कर रही हो? प्रिया ने ऋषभ के गले में अपनी बहू का हाथ डालते हुए कहा, अपने पति को प्यार कर रही हो और ये करने से मुझे खोज नहीं रोक सकता। प्रिया ऋषभ के गले पे चूमने लग गई और ऋषभ इरिटेट होकर उसे हटाने ही वाला था कि इतने में अनोखी कमरे में आ गई। अनोखी का दिल तड़प गया ऋषभ और प्रिया को इतने करीब देखकर, लेकिन फिर भी उसने उन्हें चेहरे पे शिकन नहीं आने दी।
प्रिया ने अनोखी को चिढ़ाने के लिए ऋषभ के सीने पे अपना सर रख लिया और ऋषभ ने भी उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो अनोखी का रिएक्शन देखना चाहता था। अनोखी ने ऋषभ को देखकर कहा, मेरे घर जाने का टाइम हो गया है, मैं चलती हूँ। अनोखी बस मोड़ी ही थी जाने के लिए कि प्रिया ने कहा, ओए सेक्रेटरी कहाँ जा रही है? ऋषभ और मेरी हनीमून की टिकट तो बुक कर दे पहले। ये सुनकर अनोखी के कदम रोक गए और वो हैरानी से ऋषभ को देखने लगी। क्या प्रिया का हनीमून बनाने का सपना पूरा हो पाएगा? अनोखी हैरानी से प्रिया को देखने लगी और प्रिया ने इतराते हुए कहा, ऐसे क्या देख रही हो? तुमने सुना नहीं क्या मैं क्या कह रही हूँ? अनोखी ने ऋषभ को देखा और कहा, कहाँ जाना चाहे है आप हनीमून? मुझे बताइए, मैं आपकी टिकट बुक कर देती हूँ। ऋषभ ध्यान से अनोखी को देख रहा था लेकिन अनोखी के चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, पेरिस की टिकट सही रहेगी, वहाँ का रोमांटिक एटमॉस्फेयर ऋषभ और मुझे और भी करीब ले आएगा। ये सुनकर अनोखी का खून खोल गया और प्रिया ने ऋषभ के गले में अपना हाथ डाल के कहा, क्यों बेबी, सही कह रहा हूँ ना मैं? ऋषभ ने हाँ में सर हिलाया लेकिन उसका पूरा ध्यान अनोखी के जेलस फेस पे ही था। ऋषभ ने भी एक्टिंग करते हुए प्रिया के गालों को हाथ लगाया और कहा, हाँ बेबी, क्यों नहीं? पेरिस बहुत ही रोमांटिक जगह है, हम लोग जरूर जाएंगे। ऋषभ और प्रिया एक दूसरे की बाहों में थे और अनोखी की आंख में आंसू आने ही वाले थे लेकिन वो ही जानती थी कि उसने अपने आप को कैसे संभल रखा है। अनोखी ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, जी सर और मैम आपकी टिकट हो जाएंगी। ये कहकर अनोखी चली गई और अनोखी के जाते ही ऋषभ के चेहरे का रंग उतार गया और उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऋषभ ने प्रिया का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद से हटा दिया और कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा तुम्हारे साथ। ऋषभ अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपना कोट ठीक करने लग गया। प्रिया ने ऋषभ की तरफ कदम बढ़ा के कहा, तुम क्यों कह रहे हो मेरे साथ ऐसे? अभी अभी हमारी शादी हुई है, मेरे भी तो कुछ अरमान है तुम्हें लेकर। प्रिया आंखों में आंसू लिए ऋषभ को देख रही थी और ऋषभ को उसका दिल तो ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसने बड़े ही प्यार से प्रिया के आंसू पोंछ के कहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं ऑफिस के कामों में इतना उलझा हुआ हूँ कि मेरे पास वक्त ही नहीं है। लेकिन हम जरूर पेरिस जाएंगे, लेकिन अभी के लिए तुम घर जाओ, मुझे ऑफिस में कुछ काम है। प्रिया ने ऋषभ से इमोशनल होकर कहा, एक बार मौका तो देकर देखो हमारी शादी को। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें बहुत खुश रखूंगी और तुम्हें मुझसे जरूर प्यार हो जाएगा। प्रिया बहुत ही ज्यादा डेस्परेट लग रही थी और ऋषभ ने गहरी सांस लेकर कहा, इस बारे में हम घर जाकर बात करेंगे, तुम जाओ, ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। प्रिया बहुत दुखी हो गई थी और आंखों में आंसू लिए वो ऑफिस से चली गई। प्रिया के जाते ही ऋषभ ने अपना सर पकड़ लिया और कहा, कैसा आदमी हूँ मैं? मेरी जिंदगी में दो खास औरतें हैं और उन दोनों में से मैं किसी को भी खुश नहीं रख पा रहा। ऋषभ ने अपने बाल पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे जल्द से जल्द ये सब ठीक करना ही है, नहीं तो मैं आंखों को हमेशा के लिए खो दूंगा। क्या ऋषभ सब कुछ संभल पाएगा या फिर उसके कुछ करने से पहले ही सब कुछ बिखर के रह जाएगा? आधे घंटे बाद ऋषभ भी सारा काम खत्म करके ऑफिस से बाहर निकल गया और अपनी गाड्स खामोशी से चला रहा था, लेकिन हर वक्त उसके दिमाग में अनोखी ही थी। ऋषभ बस घर पहुंचने ही वाला था कि उसने देखा कि कोने में अनोखी खड़ी हुई है और उसकी कैब खराब पड़ी। ऋषभ फटाफट अपनी गाड़ी से उतरा और अनोखी कच तरफ जाने लगा। अनोखी ने ड्राइवर से कहा, भैया और कितना टाइम लगेगा? ड्राइवर ने गाड़ी का बोनट देखते हुए कहा, मैडम, लगता है कि कोई बहुत बड़ा फॉल्ट है तो टाइम लग जाएगा, आप दूसरी कैब कर लीजिए। अनोखी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई और वो अपने फ़ोन से दूसरी कैब बुलाने ही वाली थी कि इतने में उसके फ़ोन की बैटरी ही चली गई। अनोखी ने परेशान होकर कहा, अब मैं क्या करूं? रास्ता बिल्कुल सुनसान था और अनोखी को बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। अनोखी परेशान हो ही रही थी कि पीछे से उसे आवाज़ आई, अनोखी। अनोखी हल्का सा पीछे मुड़ी और ऋषभ को देखते ही उसका मूड बहुत ज़्यादा खराब हो गया और उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऋषभ अनोखी के बहुत ज़्यादा करीब आकर खड़ा हो गया और उसने सीरियस होकर कहा, माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है अनोखी, मेरे साथ चलो। ऋषभ ने अनोखी का हाथ पकड़ा ही था लेकिन अनोखी ने उसका हाथ झटक के कहा, मैं कहीं नहीं जा रही तुम्हारे साथ। अनोखी हनीमून वाली बात से बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। अनोखी ने ड्राइवर को पैसे दिए और चलने लगी और ऋषभ उसके पीछे पीछे आने लगा। ऋषभ ने गुस्से में कहा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता अनोखी? इतनी रात को तुम्हें कोई भी कैब नहीं मिलेगी, मेरे साथ चलो।
अनोखी ने अपने कदम और तेज कर दिए और कहा, तुम्हें समझ नहीं आता कि मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। अनोखी कीच सुनने को तैयार ही नहीं थी और होनी धुन में चलती जा रही थी। अचानक से मौसम और भी खराब हो गया और बादल कड़कने लगे। अनोखी को बचपन से ही बादल कड़कने की आवाज से बहुत डर लगता है। कुछ पल के लिए अनोखी रुक गई और थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ के कहा, क्या हुआ? अनोखी ने जैसे तैसे अपने आल को संभाला और ऋषभ को धक्का देकर कहा, कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। मेरी वजह से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी तुम्हारी बीवी तुम्हारा घर पे इंतज़ार कर रही होगी। तुम दोनों को पेरिस को तैयारी भी तो करनी है। अनोखी ने ऋषभ को ताना देकर कहा, मेरे साथ तो अपनी शादी निभा नहीं पाए, कम से कम प्रिया के साथ तो निभा लो। ये कहकर अनोखी पीछे मुड़ी ही थी। ऋषभ ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कहा, तुम समझती क्या हो अपने आप को? मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझे ही एटीट्यूड दिखा रही हो। अनोखी ने गुस्से से कहा, अरे नहीं चाहिए यार तुम्हारी मदद। वैसे ही तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुके हो, अब भगवान के लिए बख्श दो मुझे। अनोखी बहुत गुस्से में थी और उतने ही गुस्से में ऋषभ भी था। ऋषभ ने अनोखी का गुस्से से मुंह पकड़ लिया और कहा, तुमसे जितना कह रहा हूँ उतना करो। क्यों मेरे गुस्से को हवा दे रही हो? इस बात पर अनोखी की हंसी छूट गई और उसने कहा, अच्छा तो तुम्हें गुस्सा आ जाएगा तो तुम क्या करोगे? फिर से यही मेरे साथ खुलेआम हम बिस्तर हो जाओगे क्या जबरदस्ती? ऋषभ ने अनोखी का हाथ पकड़ के कहा, और कितना बेइज्जत करूंगी मुझे, मान तो रहा हूँ अपनी गलती। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अनोखी ने हंस के कहा, मुझे तुम्हारी गलती मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने अपने दिल से ही तुम्हें निकाल दिया है। आई हेट योर ऋषभ, दूर क्यों नहीं चले जाते तुम मेरी जिंदगी से? ऋषभ ने इमोशनल होकर कहा, सच में इतनी नफरत करती हो क्या मुझसे? अनोखी ने ऋषभ की आंखों में देख के कहा, हाँ बहुत नफरत करती हूँ तुमसे, और ये नफरत तुमने खुद ही चुनी है, और अब इतनी नफरत हो गई है तुमसे कि तुम्हारी शक्ल देखती हूँ ना तो तुम्हारे किए हुए काम मुझे याद आते हैं। अनोखी की आंखों में आज सच में नफरत दिख रही थी और ये सब देखकर ऋषभ का दिल बहुत ही बेरहमी से टूट गया। ऋषभ ने अनोखी से एक कदम दूर लेकर कहा, ठीक है तुम्हें मुझसे छुटकारा चाहिए ना, ठीक है मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। ऋषभ की आंखों में बहुत सच्चाई थी जो अनोखी झुकला रही थी। अनोखी और ऋषभ एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और उनकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। उनके दिलों में भावनाओं का सैलाब था और उसी वक्त बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, लेकिन वो दोनों तस से मस नहीं हुए। बारिश में दोनों भीग चुके थे। अनोखी के कपड़े उसके बदन से चिपक गए थे और बारिश की बूंदें उसके बालों से गिरकर उसके होठों को गीला कर रही थी। अनोखी के खुल के रो पा रही थी और अपना दर्द बहा रही थी क्योंकि बारिश की बूंदों में उसके आंसू कैसे मिल गए पता ही नहीं चला। अनोखी पीछे मुड़ी और तेज कदमों में जाने लगी। वो ऋषभ से इतना दूर चले जाना चाहती थी कि ऋषभ की परछाई भी उस तक पहुंच न पाए। अनोखी तेज कदमों से चल रही थी और काफी देर तक चलती रही। ऋषभ उसके आसपास कहीं नहीं था, लेकिन फिर भी अनोखी को ऐसा लग रहा था कि जैसे ऋषभ उसके आसपास ही है। अनोखी पीछे मुड़ी ऋषभ की एक झलक देखने के लिए, लेकिन ऋषभ कहीं नहीं था। अनोखी ने रोते हुए कहा, तुम तो ठीक से अपने प्यार के लिए लड़ना नहीं आता। मैंने एक बार क्या बोला कि मुझसे दूर चले जाओ, तुम तो सच में ही मुझसे दूर चले गए। तुम्हारी तरह तुम्हारा प्यार भी झूठा। अनोखी फुट फुट कर रो रही थी। उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या चाहती है। एक तरफ ऋषभ से दूर जाने की बता करती है, लेकिन दूसरे ही पल ऋषभ को अपने सामने देखकर बेचैन हो जाती है। अनोखी ने दुख भरी हंसी से कहा, लगता है अपनी बीवी के पास चला गया होगा, आखिर में हुई क्या उसकी जिंदगी में? ये कहकर अनोखी फिर से चलने लगी और 2 कदम चलते ही उसके पैर पर ठोकर लग गई और वो गिर गई। अनोखी के पैर से खून आ रहा था और वो दर्द में आहें भरने लग गई। अनोखी अपनी किस्मत को कोस ही रही थी कि पीछे से उसे एक आवाज़ आई, मैडम, ऋषभ सर ने आपके लिए गाड़ी भेजी है, प्लीज़ चलिए। अनोखी ने नजरें फेरते हुए कहा, नहीं बैठना मुझे उसकी गाड़ी में। ड्राइवर ने कहा, मैडम चल लीजिए, यहाँ आपको कोई गाड़ी नहीं मिलेगी और ये रास्ता बहुत ही अनसफे है। अनोखी ने बहुत सोचा और फिर अंत में वो मान गई और ड्राइवर की मदद से खड़ी होकर गाड़ी में बैठ गई। आधे घंटे बाद अनोखी घर पहुंची और दबे पांव से अपने कमरे में चली गई।
अनोखी बहुत ज्यादा दुखी थी तो वो बिना कपड़े बदले ऐसी ही लेट गई और उसके बस अपनी आंख बंद ही की थी कि दरवाजे पे नॉक हुआ। अनोखी एक दुख से अलर्ट हो गई। उसे लगा कि जैसे ऋषभ आया है, लेकिन कमरे में एक नौकरानी आ गई हाथ में गरम गरम सूप लिए। अनोखी उस नौकरानी को हैरानी से देख रही थी जब उसने कहा, मैडम, ये सूप आपके लिए सर ने भेजा है। अनोखी ने मुंह बना के कहा, मुझे नहीं पीना, इसे ले जाओ। नौकरानी ने कहा, मैडम, अगर मैं इसे वापस ले गई तो ऋषभ सर मुझे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए प्लीज इसे पी लीजिए। नौकरानी पर तरस खाकर अनोखी ने सूप हाथ में ले लिया और कहा, अब तुम जाओ यहाँ से और मेरे कमरे में मत आना। मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाहती हूँ। नौकरानी हाँ में सर हिलाकर चली गई और अनोखी ने सूप को देखकर कहा, ऋषभ, ये क्या रिश्ता है हमारा? एक दूसरे के साथ भी रहा नहीं जाता और एक दूसरे से अलग भी। पता नहीं कब जाकर हमारे बीच का ये सिलसिला खत्म होगा। तारांकन। अगली सुबह अनोखी तैयार होकर ऑफिस पहुंची और हर बार की तरह अनोखी के बारे में सब तरह तरह की बातें बना रहे थे, लेकिन अनोखी ने किसी पे ध्यान नहीं दिया और वो अपने डेस्क पर बैठी ही थी कि इतने में उसका इंटरकॉम बजा। अनोखी ने जैसे इंटरकॉम उठाया, ऋषभ ने भरी आवाज में कहा, जल्दी से केबिन में आओ। अनोखी को कीच कहने का मौका ही नहीं मिला और ऋषभ ने फोन काट दिया। अनोखी ने इरिटेट होकर कहा, पता नहीं ये क्या समझता है अपने आप को, जैसे मैं इसकी कोई गुलाम हूँ। मुंह बनाकर अनोखी ऋषभ के केबिन की तरफ चली गई। अनोखी ने सीधा केबिन में घुस गई और उसने कहा, बहाने ढूंढना बंद भी करो, मुझे अपने केबिन में बुलाने का। ऋषभ अपनी चेयर पे बैठा हुआ था और वो बहुत ही ज्यादा टेंस लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रात भर सोया न हो। ऋषभ ने अपनी एक एब्रो ऊपर करके कहा, अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैंने तुम्हें सिर्फ ये कहने के लिए बुलाया है कि तुम मेरे साथ पेरिस चल रही हो। अनोखी ने गर्दन हिला के कहा, अपनी बीवी को लेकर जाओ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ तुम्हारे साथ। ये कहकर अनोखी बस मुड़ी ही थी कि ऋषभ गुस्से से अपनी चेयर से खड़ा हुआ और अनोखी के पास आकर उसने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कहा, बंद करो अपने ये ड्रामे, मैं तुम्हें कोई घुमाने के लिए नहीं लेकर जा रहा पेरिस, बल्कि हम किसी इम्पोर्टेंट काम से जा रहे हैं पेरिस। ऋषभ ने बहुत और से अनोखी का हाथ पकड़ रखा था और अनोखी ने झटपटाते हुए कहा, दर्द हो यहाँ है मुझे। ऋषभ ने अनोखी की आंखों में देखकर कहा, मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है। ऋषभ और अनोखी एक दूसरे की आंखों में खो गए और एकदम से ऋषभ का फोन बजा। ऋषभ होश में आया और उसने अपने बालों पे हाथ फेर के कहा, हमें अभी आधे घंटे में पेरिस के लिए निकल रहे हैं। अनोखी ने कहा, क्या काम है हमें वहां पर? ऋषभ ने टेंस होकर कहा, वहां हमें रोमानो से मिलना है, पेरिस का माफिया है वो। ये सुनकर अनोखी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने कहा, मैं किसी माफिया से मिलने नहीं जाऊंगी। ऋषभ ने हंसते हुए कहा, बेबी, जाना तो पड़ेगा ही ना, आखिर तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी जो हो। कौन है ये रोमानो और क्या होने वाला है पेरिस में? तारांकन। 3 घंटे बाद पेरिस जैसे रोमांटिक शहर में ऋषभ और प्रिया आ गए थे प्राइवेट जेट से। मौसम बहुत ही भीना भीना हो रहा था और बहुत ही ताजगी थी। अनोखी शहर की खूबसूरती देख ही रही थी कि ऋषभ की कहा, लेटेस्ट जो, रोमानो हमारा इंतजार कर रहा है। अनोखी ने घड़ी देख के कहा, लेकिन इस वक्त अभी तो हम आए ही हैं, थोड़ा रेस्ट तो कर लेते हैं। ऋषभ ने अनोखी का हाथ पकड़ के कहा, रेस्ट तो होता रहेगा लेकिन पहले रोमानो से मिलना जरूरी है। उसके शहर में है हम, अभी तक तो उसे पता ही चल गया होगा कि हम आ चुके हैं। अनोखी ने हैरानी से पूछा, तुम तो खुद इतने बड़े माफिया हो, फिर एक मनोली से माफिया रोमानो की क्यों इतनी परवाह कर रहे हो? ऋषभ ने सीरियस होकर कहा, रोमानो कोई आम आदमी नहीं है, मेरा रूबल है वो और मुझसे भी 3 गुना बाकी है। मैं तो फिर भी मरते हुए को पानी पूछ लो, लेकिन वो तो सीधा जहर ही दे देता है। क्या रोमानो की आने की वजह से ऋषभ और अनोखी की बेरंग जिंदगी में कोई हलचल होने वाली है? ऋषभ और अनोखी तैयार होकर सीधा वेनोम क्लब लाए लिए निकल गए। वेनोम क्लब पेरिस का सबसे शानदार क्लब है और ये अपनी इलीगल एक्टिविटीज के लिए भी जाना चाहता है। अनोखी ने एक सुंदर सी ब्लैक ड्रेस पहन रखी थी जो उसके घुटने तक आ रही थी और ऋषभ हमेशा की तरह अपने ब्लैक कोट में बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। क्लब में हाहात शोर था, सब मस्ती से झूम रहे थे शराब के नशे में और कुछ लोगों ने तो ड्रग्स भी ले रखे हैं। माहौल नॉर्मल नहीं था बल्कि थोड़ा सा अलग था। ऋषभ ने अनोखी का हाथ पकड़ के कहा, मेरे पास रहना, ये हमारा इंडिया नहीं है और हाँ, जब तक मैं तुम्हें न बोलूं तब तक अपना मुंह खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अनोखी बस ऋषभ की है एक बात पर हंसी हिलाती रही और भीड़ में से ऋषभ अनोखी को परिकागे लाउंज में ले गया। प्राइवेट लाउंज बहुत ही सुंदर था। हर जगह रेड कलर की लाइट्स थी धीमे धीमी और सारी वेट्रेस लड़कियां थी जो छोटे छोटे कपड़ों में सर्वे कर रही थी। सारे सोफे खाली थे लेकिन सिर्फ एक सोफे था जिसपे एक वाइट कोट पहने हुए आदमी टैशन से बैठा हुआ था और एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखते हुए दारू पी रहा था। रोमानो बहुत ही हैंडसम आदमी था। चेहरे पे हल्की हल्की दाढ़ी थी और बाल हल्के भूरे रंग के थे और हाइट 6 फुट की थी। उस आदमी को देखकर ही पता चल गया था कि ये ही है माफिया रोमानो। ऋषभ ने अनोखी का हाथ छोड़ दिया और आगे बढ़ने लगा। अनोखी ऋषभ के पीछे पीछे चलने लगी और वो दोनों रोमानो के सामने आकर खड़े हो गए। ऋषभ को देखते ही रोमानो अपनी जगह से खड़ा हो गया और ऋषभ को गले लगा के कहा, ऋषभ ऋषभ लॉन्ग टाइम नो सी ब्रदर। ऋषभ ने रूड होकर जवाब दिया, मिलना तो अभी भी नहीं चाहता था तुमसे लेकिन क्या करो मजबूरी ही कुछ ऐसी आ गई थी। रोमानो की हंसी छूट गई और उसने कहा, ऋषभ द ग्रेट माफिया किंग को मेरी जरूरत पड़ गई। वाह क्या बात है, चलो आओ बैठकर बात करते हैं। रोमानो और ऋषभ बैठ गए और अनोखी वही खड़ी रह गई और सब कुछ वो बहुत हैरानी से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रोमानो की नज़र जैसे ही अनोखी पर पड़ी, वीके तो उसकी खूबसूरती देखता ही रह गया और उसने ऋषभ से कहा, ये खूबसूरती की बला कौन है? तुम मिलवाओगे नहीं मुझसे? ऋषभ के चेहरे और इरिटेटेड एक्सप्रेशन थे और उसने कहा, ये अनोखी है, मेरी पर्सनल सेक्रेटरी। रोमानो ने हंस के कहा, क्या इस हंसी लड़की कल पता है कि ये दो बहुत बसदे माफिया किंग के सामने खड़ी है? ऋषभ ने कहा, इसको सब पता है। ये सुनकर रोमानो हंसता हुआ सर हिलाने लगा और अनोखी में इंटरेस्ट लेते हुए उसने कहा, अब इतनी खूबसूरत लड़की खड़ी रहेगी तो अच्छा तो लगेगा, नहीं तो प्लीज मिस पर्सनल सेक्रेटरी बैठ जाइए। अनोखी ने ऋषभ की तरफ देखा और ऋषभ ने उसे बैठने का इशारा किया। अनोखी जल्दी से बैठ गई और उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। रोमानो उसे लगातार घूरे जा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन में कुछ है। रोमानो ने हंसते हुए कहा, वैसे ये पर्सनल सेक्रेटरी है, बहुत ही खूबसूरत। ये सुनकर अनोखी थोड़ा सा डर गई और ऋषभ के करीब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे ही रोमानो को नजरे हज उसे बेपर्दा कर रही हो। ऋषभ ने चीढ़ के कहा, मुझे यकीन है कि तुम इससे भी ज्यादा खूबसूरत लड़कियों से मिले होंगे तो काम की बात करे। रोमानो ने टैडी हंसी से कहा, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, अभी भी ऐसे के ऐसे ही हो। खैर चलो काम की बात करते हैं। ऋषभ ने सीरियस होकर कहा, मेरे सारे ड्रग्स के शिपमेंट तुमने यहाँ पेरिस में रोक रखे हैं, ऊपर से मेरे वेयरहाउस में घुसकर तुमने मेरे ही आदमियों को मरवा दिया। रोमानो ने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखा और कहा, जैसे कि तुम्हें जानते ही हो कि मैं हमेशा से ही तुम्हें न पसंद करता था और तुम्हारी चीज़ों से छेड़खानी करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मज़ा आता है जब परेशानी की वजह से तुम्हारे माड़े पर लकीरें आ जाती है तो। रोमानो ऋषभ का मजाक उड़ा रहा था। ऋषभ ने गुस्से में अपना हाथ टेबल पे मारते हुए कहा, मुझे भी तुम खास पसंद नहीं हो लेकिन हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे और मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। ऋषभ गुस्से से रोमानो को देख रहा था जब रोमानो ने हंसते हुए कहा, एग्रीमेंट तो टूटने के लिए ही होता है। खैर मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगा और दोनों मिलकर एक सौदा कर लेते हैं। ऋषभ ने हैरानी से कहा, कैसा सौदा? रोमानो ने अनोखी की तरफ देखा और होनी जगह से खड़ा हो गया। रोमानो सोफे के पीछे आया और उसने अनोखी के कंधे पे हाथ रख के कहा, तेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जो मुझे अपने लिए चाहिए। ऋषभ गुस्से से रोमानो को देख रहा था और अनोखी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। ऋषभ ने रूड तरीके से कहा, अनोखी गाड़ी के पास जाकर मेरा इंतजार करो। अनोखी ने हैरानी से कहा, लेकिन ऋषभ ने गुस्से से चिल्ला कर कहा, अनोखी तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैंने जो कहा है वो करो। अनोखी कांप गई। आज ऋषभ के गुस्से में कुछ अलग सी ही बात थी। रोमानो ने अनोखी कर कंधे को यार से मसलते हुए कहा, लव अपने सर की बात मानो। इनका गुस्सा बहुत ही खराब है और इन्हें उकसाना बिल्कुल भी सही नहीं है। रोमानो के छूने से अनोखी के रोंगटे खड़े हो गए थे और ऋषभ अनोखी को दंत पिसते हुए देखने लग गया। अनोखी ने झट से रोमानो का हाथ झटक दिया और बाहर चली गई क्लब से। ऋषभ ने होनी जेब से बंदूक निकल के कहा, अब करते हैं मैन टू मैन बात। रोमानो ने भी अपनी बंदूक निकाल ली और दोनों आमने सामने खड़े थे। रोमानो ने बिल्कुल वक्त न बर्बाद करते हुए बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहा,
तेरी पर्सनल सेक्रेटरी पसंद आ गई है मुझे। उसे गही मेरे पास पेरिस में छोड़ जाओ और मैं तेरे रास्ते में नहीं आऊँगा। ये सुनकर ऋषभ गुस्से में आग बबूला हो गया और रोमानो ने कहा, कुछ तो खास है उस लड़की में। उसे देखते ही उसको पाने की इच्छा होने लगी। उसकी आंखों में जो कशिश थी वो मुझे अपने लिए चाहिए, और उसके होठ की तो बात भी क्या करो। जब वो बिस्तर पर मेरा नाम पुकारेगी रोमानो रोमानो, तो कितना मजा आएगा। रोमानो बहुत ही एक्साइटेड लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो तो सपनों की दुनिया में खो ही गया हो, जिसमें वो और अनोखी एक ही बिस्तर पर थे। ऋषभ की बर्दाश्त की सीमा पारा हो गई थी। वो गुस्से से खड़ा हुआ और उसने रोमानो का काला पकड़ कास कहा, सेल अपनी औकात में रह ल, नहीं तो यही गाड़ दूंगा तुझे। ऋषभ गुस्से में गहरी सांसें ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस पर कोई भूत सवार हो गया हो। रोमानो ने ऋषभ से हंसते हुए कहा, तू तो ऐसे गुस्सा हो रहा है जैसे वो लड़की तेरी सेक्रेटरी नहीं बल्कि बीवी हो। ऋषभ चुप रहा और गुस्से में अपने दंत पिसता रहा। रोमानो ने अपना काला छोड़वा के एटीट्यूड से कहा, उड़ती हुई चिड़िया के पर गई लेता हूँ मैं। जैसे तू उस लड़की को देख रहा था वैसे ही समझ गया था कि ये लड़की कोई खास है, लेकिन इसका अंदाजा नहीं था कि वो तेरी बीवी निकलेगी। ऋषभ चुप खड़ा रहा और रोमानो ने उसके कंधे पे हाथ रख के कहा, कभी सोचा नहीं था कि ऋषभ सिसोदिया जैसी क्रूएल माफिया से कोई लड़की कभी शादी भी करेगी। खैर जो भी है, हम माफिया की जात ही अलग है। हम लोगों को बीवी बच्चों से कोई फर्क नहीं पता, हमारे लिए तो हर एक चीज बस एक सौदा है। ऋषभ चुप रहा और रोमानो ने टैशन से सोफे पे बैठते हुए कहा, तो बता कब दे रहा है मुझे अपनी बीवी, और बीवी के बदले तेरे सारे रोके हुए कंसेमेंट फिर से शुरू कर व दूंगा। ऋषभ अब भी चुप था और गुस्से में बस दंत पीस रहा था। रोमानो ने आखिर बार कहा, तो सौदा पक्का समझो, मैं कब भेज रहा है अपनी बीवी को? कौन सी रात में चाहेगा तू कि वो मेरा बिस्तर गरम करे? अनोखी बेचारी बाहर खड़ी थी ऋषभ के इंतजार में, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी गैर मौजूदगी में उसी एक सौदे की बात हो रही है। क्या बेचारी अनोखी दो माफिया लीडर के बीच में फंस के रह जाएंगी? क्या ऋषभ एक सच्चा माफिया है या फिर एक अच्छा लती और प्रेमी? लगता है कुछ ऐसा होने वाला है जो किसी ने सोचा नहीं था, और ताश के पत्तों को तरफ अनोखी की जिंदगी बिखर के रह। अनोखी बाहर खड़े खड़े परेशान हो रही थी, कहाँ रह गया ये ऋषभ? बहुत देर इंतजार करके अनोखी क्लब में वापस चली गई और सीधा प्राइवेट लाउंज की तरफ गई। अनोखी अंदर घुसने ही वाली थी, लेकिन इतने में ऋषभ और रोमानो आवाज आई। रोमानो ने कहा, सोच ले, पैसे से बढ़कर बीवी नहीं होती। तू एक रात के लिए अपनी बीवी मुझे दे दे और बदले में तुझे मैं ड्रग्स की डीलरशिप दे दूंगा, और यहाँ पेरिस में कभी टेरा काम को कोई आंच नहीं आएगी। अनोखी की सांसें थम गई ये सुनकर, और उसने मन ही मन कहा, ऋषभ कभी मेरा सौदा नहीं कर सकता। ऋषभ ने कहा, अगर बीवी दे दूंगा तो काम बन जाएगा मेरा। ये सुनकर अनोखी का दिल दहल गया और उसकी आंखों में आंसू भर गए। अनोखी रोते हुए क्लब से चली गई और उसके दिल में ऋषभ के लिए नफरत और भी बढ़ गई। अंदर प्राइवेट लाउंज में ऋषभ और रोमानो आमने सामने थे, और ऋषभ ने उससे फिर कहा, बोल, अगर मैं अपनी बीवी दे दूंगा तो मेरे सारे काम बन जाएंगे न? रोमानो ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया, और ऋषभ ने उसका काला पकड़ के कहा, तो फिर सारे काम बिगाड़ दे मेरे, क्योंकि मेरी बीवी कोई बिकने वाली चीज नहीं है। रोमानो हैरान हो गया ऋषभ की ये बात सुनकर। उसने ऋषभ के हाथ से अपना काला झटका के कहा, तूने गलती कर दी, काला नहीं पकड़ना चाहिए थी तुझे। मेरे ईगो को ठेस पहुंचे है तूने। ऋषभ ने गुस्से में कहा, भाड़ में जाए तेरी ईगो, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में सोचने की? प्यार करता हूं मैं उससे, और अगर दोबारा उसका नाम अपने होठों पे भी लाया न तो जान ले लूंगा तेरी। रोमानो को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुरा के कहा, क्या बात है, पहली बार देखा है कि माफिया भी प्यार में पड़ सकता है, लेकिन अपनी बीवी को चुनकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब देख तेरा बिजनेस पेरिस में टिकने नहीं दूंगा मैं। ऋषभ ने टेढ़ी हंसी से रोमानो को देखा और फिर वहां से चला गया। रोमानो ने ऋषभ को जाते हुए देख कहा, मेरा भी वादा है, न तो तेरा माफिया का बिजनेस चलने दूंगा और न ही तेरी बीवी तेरे पास रहने दूंगा। रोमानो के दिल में बहुत बड़ी साजिश चल रही थी, कहीं और अनोखी का प्यार इस साजिश में बह न पाए। ऋषभ जैसे ही क्लब से बाहर निकला वो सारी और अनोखी को ढूंढने लग गया, लेकिन अनोखी का कहीं पता नहीं था। ऋषभ ने चिंता करते हुए अपने बालों पे हाथ फेरते हुए कहा, कहाँ चली गई ये लड़की? ऋषभ ने अपनी जेब से फोन बाहर निकाला और अनोखी को कॉल करने लग गया, लेकिन अनोखी ने उसका फोन भी नहीं उठाया। ऋषभ ने गुस्से में कहा, डैम इट,
कहाँ चली गई इस अनजान शहर में तुम? अनोखी बहुत परेशान हो रहा था और गाड़ी में बैठकर सीधा अपने होटल में गया। ऋषभ का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। उसके दिल में अनोखी को लेकर बहुत ही अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। ऋषभ तेज कदमों से अनोखी के कमरे में गया और कीकाट से जैसे ही उसने कमरा खोला उसके दिल में सांस आई अनोखी को अपने सामने देखकर। अनोखी बेड पर अपने पेट के बल लेटी हुई थी और उसके टोन की आवाज़ आ ही रही, लेकिन ऋषभ इस वक्त इतने गुस्से में था कि उसे अपने गुस्से के सिवा और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। ऋषभ ने गुस्से में दरवाज़ा बंद किया और पूछा, कहाँ चली गई थी तुम क्लब से? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा? अनोखी ने चिल्लाकर रोते हुए कहा, यहाँ से जाओ तुम, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। मैंने तुम जैसा घटिया आदमी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है। अनोखी को ऐसे रोते हुए देख ऋषभ का गुस्सा शांत हो गया और वो अनोखी के पास गया और उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती खड़ा किया। अनोखी ने झटपटाते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम? अनोखी का चेहरा रो रो कर लाल हो गया था। उसकी आंखें पूरे तरीके से भीग चुकी थी और उसके होठ थरथरा रहे थे। ऋषभ ने प्यार से अनोखी के गालों पे हाथ रखा और कहा, क्या हुआ बेबी, रो क्यों रही हो? अनोखी की आंखों में बस नफरत थी और उसने गुस्सा होते हुए कहा, तुम्हें क्या फर्क पता है मैं नाराज हूँ है ना हूँ? तुमने तो मुझे उस रोमानो के साथ बेच दिया ना। ये सुनकर ऋषभ शॉक हो गया और उसने अनोखी का हाथ पकड़ के कहा, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कहे जा रही हो? अनोखी ने गुस्से से रोते हुए कहा, हाँ मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। तुमने अपने माफिया का काम निकलवाने के लिए मुझे बेच दिया। ऋषभ गुस्से में मुट्ठी बंद करके खड़ा था और अनोखी ने उसे धक्का देकर कहा, तुम इंसान हो भी या नहीं, या फिर तुम्हारे लिए सब खेलने की चीज है और कुछ नहीं? ऋषभ ने गुस्से में कहा, अनोखी चुप हो जाओ नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा हो जाएगा। अनोखी ने गुस्से से हंस के कहा, इससे बुरा क्या होगा कि मेरे एक्स हस्बैंड और जो आदमी मुझे प्यार करने के बहुत बड़े बड़े दावे करता है आज उसी ने भी मुझे बेच दिया। ऋषभ के सब्र की सीमा पार हो गई थी और उसने कहा, चुप हो जाओ नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनोखी ने आंखों के आंसू भर के कहा, तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। मैं बहुत प्यार करती थी तुमसे, लेकिन आज एहसास हुआ कि तुम कभी मेरे प्यार के लायक ही नहीं थे। तुमने बस किसी सामान की तरफ मुझे यूं ही बेच दिया। ये कहकर अनोखी फुट फुट कर रोने लगी और ऋषभ ने अनोखी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच के कहा, तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि मैंने बेच दिया तुम्हें, लेकिन अपने दिल पर हाथ रख कर कहो कि क्या मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता हूँ? ऋषभ अनोखी की आंखों में देखने लग गया और अनोखी ने कहा, मैंने खुद उन्हें कानों से सुना है। ऋषभ ने दुख भरी हंसी से कहा, कान की कच्ची हो तुम और लगता है तुमने गलत सुन लिया है, क्योंकि मैंने तुम्हारा सौदा करने से मना कर दिया है और पेरिस के इतने बड़े माफिया से पंगा ले लिया है, और अगर तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से भी पंगा लेना पड़े न तो मैं तैयार हूँ। अनोखी ने ऋषभ की आंखों में देखा और उसे बस सच्चाई नजर आ रही थी। अनोखी को गिल्ट हो रहा था और वो चुपचाप खड़ी रही। ऋषभ ने अनोखी की थोड़ी पे हाथ रखा और कहा, तुम मानो या न मानो लेकिन तुमसे बेहद प्यार करता हूँ मैं और तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ने का दम रखता हूँ मैं। ऋषभ की आंखों में जुनून था और अनोखी ने उससे पूछा, अगर इतना ही मेरे से प्यार करते थे तो क्यों छोड़ा मुझे शादी के मंडप पर? क्यों करी प्रिया से शादी? क्यों मुझे रोता बिलखता हुआ छोड़ दिया? अनोखी की आंखों में आंसू आ गए और उसने ऋषभ का काला पकड़ के कहा, बोलो न, बोलते क्यों नहीं हो? अगर हमारा प्यार सच्चा था तो क्यों सबके बीच में तुमने मेरा तमाशा बना के छोड़ दिया? ऋषभ ने दुखी होकर अनोखी की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने प्रिया से मजबूरी में शादी की है और मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं सच तुम्हें जब बताऊंगा जब तुम मुझ पर भरोसा करना सीख जाओगी। ये कहकर ऋषभ ने अनोखी का हाथ अपनी काल से छोड़वा लिया और अनामही को आखिर बार देखकर कमरे से चला गया। ऋषभ के जाते हैं अनोखी जमीन पर गिरकर रोने लगी, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्यों वक्त मेरी इतनी परीक्षा ले रहा है? अपनी पूरी जिंदगी में बस एक ही आदमी से प्यार किया मैंने और उसे भी मैं ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ। यहाँ अनोखी परेशान थी तो वहाँ पर ऋषभ। पता नहीं अनोखी और ऋषभ के बीच की गलतफहमियां कब खत्म होगी। अगले दिन पूरे दिन अनोखी अपने कमरे में ही रही। न ऋषभ उससे मिलने आया न वो ऋषभ से मिलने लगी। सब कुछ बहुत दुखी दुखी लग रहा था। अनोखी बेड से खड़ी हुई और उसने गहरी सांस लेकर कहा, कब तक ऐसे ही रहोगी मैं? आज ऋषभ से मैं सब सच जान के ही रहूंगी। अब एक भी दिन मुझे उसके प्यार के बिना रहना गवारा नहीं है। अनोखी ने बस एक कदम लिया ही था कि पूरे होटल की लाइट बंद हो गई।
अनोखी बहुत ज्यादा घबरा गई क्योंकि कमरे में गुप्त अंधेरा था। अनोखी कमरे के बाहर डर के जाने ही लगी थी कि उसे एहसास हुआ कि कोई कमरे में घुसा। अनोखी पीछे की तरफ मुड़ी और इतने में ही 3 लोगों ने उसे पकड़ लिया। किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा तो किसी ने उसके हाथ पैर पकड़ लिए। अनोखी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसकी आवाज दाब गई। कुछ ही देर में अनोखी को कुछ सुंघाया गया और वो बेहोश हो गई। आधे घंटे बाद अनोखी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और वो शौक हो गई अपने आप को चैन से बंधा हुआ देखकर। अनोखी चौपे थी और उसके हाथ पैर लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे। अनोखी एक पुराने से बेसमेंट में थी, यहाँ से खून की बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। अनोखी ने झटपटाते हुए कहा, कौन लाया है मुझे यहाँ पर? अनोखी के आसपास कोई नहीं था और वो और भी ज्यादा घबरा रही थी। अनोखी की आंखों में आंसू भर गए थे और उसने रोते हुए कहा, प्लीज कोई तो निकाली मुझे यहाँ से। अनोखी बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी और कुछ ही देर में उसे भारी कदमों की आवाज आई। अनोखी ने अपनी दे तरफ देखा और उसने हैरानी से कहा, तुम? सामने से एम भरी आवाज आई, उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे एक ही मुलाकात में पहचान लूंगी। अनोखी गुस्से से देखने लग गई और सामने रोमानो खड़ा था। रोमानो के चेहरे पे हंसी थी और अपनी जेब में उसने हाथ रख रखा था। अनोखी ने गुस्से में कहा, क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ पर? अगर ऋषभ को पता चल गया न कि तुम जबरदस्ती मुझे यहाँ लेकर आए हो तो वो छोड़ेगा नहीं तुम्हें। ये सुनकर रोमानो जोर जोर से हंसने लग गया और उसने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, तुम औरतें भी कितनी मासूम होती हो न, तुम लोगों के पीठ पीछे साजिश होती रहती है यार, तुम्हें पता ही नहीं चलता। अनोखी ने हैरानी से कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? रोमानो अनोखी की तरफ आगे बढ़ा और उसकी चेयर पे उसने हाथ रख कर कहा, मेरे कहने का मतलब बहुत ही साफ है, तुम्हें एक्स हस्बैंड ने तुम्हारा सौदा कर दिया है और तुम बेचारी को किसी चीज की कोई खराब ही नहीं है। रोमानो अनोखी के गालों को हल्के हाथों से सहलाने लग गया और अनोखी ने अपना मुंह फेर के कहा, ऋषभ मेरे साथ कभी ऐसे नहीं कर सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। रोमानो ने हंसते हुए कहा, काश बेबी डॉल, मैं झूठ बोल रहा होता लेकिन ये सच है। ऋषभ ने खुद मुझे तुम्हारे हवाले किया है और उसी ने तो मुझे तुम्हारे होटल रूम का बुम्बर दिया था। अनोखी का भरोसा खोता जा रहा था और उसने घबराहट में कहा, तुम झूठ कह रहे हो, ऋषभ मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता। रोमानो ने अपनी जेब से पेपर्स निकाले और अनोखी को दिखाते हुए कहा, इसे ध्यान से पढ़ो, इसके साफ लिखा है कि ऋषभ ने ड्रग्स डीलरशिप के बदले तुम्हें मुझे बेच दिया है। अनोखी पेपर्स को ध्यान से देखने लग गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि पेपर्स में वही लिखा था जो रोमानो कह रहा है और नीचे ऋषभ की सिग्न भी थी। अनोखी ने मन ही मन कहा, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ कि एक बार फिर से ऋषभ के झांसे में आ गई। अनोखी अपने आप को कोस रही थी ऋषभ पर भरोसा करने के लिए और रोमानो ने उसके आंसू पूछते हुए कहा, इतनी सुंदर लड़की रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अनोखी ने अपना मुंह फेर लिया और कहा, हाथ मत लगाओ मुझे, तुम जैसे माफिया से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अनोखी को अकड़ देखकर रोमानो का बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने कहा, अपनी ये अकड़ किसी और को दिखाना मुझे नहीं। बिकी हुई हो तुम, इतने तेवर तुम्हें जचते नहीं है। रोमानो बहुत क्रूएल था, उससे दुनिया डरती थी लेकिन अनोखी उसके सामने तस से मज नहीं हुई। अनोखी ने रोमानो की आंखों में देखकर कहा, मैं तुम्हारे मकसद को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, तुम जो चाहते हो मैं कभी नहीं करूंगी। अनोखी ने अपनी हिम्मत जुटाए रखी थी और रोमानो ने उसके होठों को मसल के कहा, अच्छा लगा तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस देखकर, अब तो तुम्हें तोड़ने में और भी मजा आएगा। रोमानो के चेहरे से हंसी जा ही नहीं रही थी क्योंकि उसने अनोखी की बर्बादी का सारा इंतजाम कर दिया था। रोमानो ने ताली बजाई और कहा, ड्रेस लेकर आओ। थोड़ी ही देर में रोमानो का एक आदमी आया और उसने रोमानो को ड्रेस पकड़ा दी। रोमानो ने अनोखी के सामने ड्रेस रख दी और कहा, मैं तो ये सोचकर भी एक्साइटेड हो रहा हूँ कि तुम इस ड्रेस में कितनी हॉट लगोगी और तुम्हारे साथ रात बिताने का नशा और भी दोगुना हो जाएगा। अनोखी ने अपने सामने रखी ड्रेस को देखा और गुस्से से बोली, मैं मर जाऊंगी लेकिन ये ड्रेस कभी नहीं पहनूंगी। अनोखी के सामने रखी हुई ड्रेस बहुत ही छोटी थी और जालीदार ब्लू रंग की नाइटी थी। रोमानो ने कहा, पहननी तुम्हें ये पड़ेगी ही, तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाए। अनोखी बस ना करने ही वाली थी कि इतने में रोमानो पे अपने सारे आदमियों को इकट्ठा कर लिया। रोमानो के लगभग 10 आदमी अनोखी के सामने खड़े हो गए। सारे आदमी इतने हटे कट्टे थे कि अनोखी को डर लगने लगा था कि अब क्या होने वाला है। रोमानो ने अनोखी की थोड़ी पकड़ी और उसकी आंखों के देख के कहा,
एक बार और सोच लो, तुम ये ड्रेस पहनूंगी या नहीं। अनोखी की हिम्मत से जवाब दिया, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं ये भद्दी ड्रेस कभी नहीं पहनूंगी और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। रोमानो के चेहरे पे टेढ़ी हंसी आ गई और उसने तेज आवाज में अपने आदमियों से कहा, इस लड़की का एक एक कपड़ा उतार दी और इसको ये मेरी लाई हुई ड्रेस पहना दो। ये सुनकर अनोखी शौक हो गई और उसकी सांसें बहुत तेज हो गई। रोमानो के आदमी अनोखी की तरफ बढ़ने लगे और अनोखी ने डरते हुए कहा, देखो मेरे पास मत आना। रोमानो के आदमी नहीं रुके और अनोखी के आसपास झुंड बना के खड़े हो गए। क्या रोमानो अनोखी की इज्जत तार तार कर देगा? इन सब के बीच में ऋषभ कहा। अनोखी ने डरते हुए कहा, देखो मेरे कोई भी करीब मत आना। अनोखी की बातों का कोई फायदा नहीं हुआ और रोमानो के लोगों ने अनोखी एक कपड़े पकड़कर खींचने लग गए। अनोखी की आंखों में आंसू आ गए थे और वो अपने आप को बहुत ही बेबस महसूस कर रही थी क्योंकि वो अपने आप को बचा नहीं पा रही थी। सारे के सारे जानवर थे जो अनोखी को नोच खाना चाहता थे। अनोखी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज रोक जाओ। अनोखी बात समझे अनसुनी कर दी और उसके कपड़े फाड़ना शुरू कर दिया। रोमानो बस दूर खड़ा था और तमाशा देख रहा था। अनोखी ने रोमानो से रोते बिलखते हुए कहा, प्लीज इन सबको रोकिए न। रोमानो ने एटीट्यूड से कहा, मैंने तो तुम्हें चांस दिया था बेबी डॉल, लेकिन तुम्हारा घमंड था कि नीचे होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अनोखी का रो रो कर बुरा हाल हो गया और रोमानो पर आग में घी डालते हुए कहा, मेरे मुस्टंडो, क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? जल्दी से कपड़े फाड़ो, जरा मैं भी तो देखो कि इस खूबसूरत बाला के कपड़ों के पीछे कौन कौन से राज छुपे हुए हैं। रोमानो के एक आदमी ने अनोखी की पैंट को हाथ लगाया ही था कि अनोखी ने आंखें बंद करके कहा, मैं तुम्हारी लती हुई ड्रेस पहनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज इन सबको रोको। रोमानो ने अपने आदमियों से कहा, रुक जाओ। रोमानो की एक आवाज पे इसके सारे आदमी रोक गए और अनोखी से दूर जाकर खड़े हो गए। अनोखी ने चैन की सांस ली ही थी कि रोमानो ने कहा, सोच लो एक बार, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम फिर से अपनी बात से पलट जाओगी। अनोखी बेबस होकर ना में सर हिलाने लगी और रोमानो ने कहा, गुड गर्ल, बहुत ही जल्दी मान गई तुम, मुझे लगा कि तुम्हारे पीछे बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। अनोखी ने अपनी नजरें झुका लिया और उसकी आंखों से तप तप करके आंसू बहे जा रहे थे क्योंकि वो जानती थी कि अब उसके साथ बहुत ही गलत होने वाला है और उसे पूरा यकीन था कि वो अपने आप को नहीं बचा पाएंगी। अनोखी बेबस सर झुकाए चेयर पे बैठी हुई थी जब रोमानो ने अपने एक आदमी से कहा, इसकी जंजीरें खोल दो। रोमानो का एक आदमी आगे बढ़ा और उसने अनोखी के हाथ और पैरों से चेन हटा दी। अनोखी अपने पैरों पर खड़ी हुई और इधर उधर देखने लग गई, इस उम्मीद में कि उसे कोई तो भागने का रास्ता मिले। रोमानो ने अनोखी की नज़रें पहचान ली थी और उसने कहा, बेबी डॉल, मुझसे बचने का अब कोई भी रास्ता नहीं है। जल्दी से मेरी दी हुई नाइटी पहनी क्योंकि अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। अनोखी डर गई क्योंकि रोमानो अपनी हर एक बात पर खरी उतर रहा है। रोमानो ने कहा, बेबी डॉल, वक्त बर्बाद मत करो क्योंकि टाइम इज मनी। रोमानो को अनोखी की हरकत देखकर बहुत ही मजा आ रहा था। अनोखी का गुरूर तोड़ने में उसे बहुत ही मजा आ रहा था। अनोखी ने रोते हुए नीचे से नाइटी उठाए और लाचारी से पूछा, कहाँ बदलो में कपड़े? रोमानो के चेहरे पे टेढ़ी हंसी आ गई और उसने कहा, कहीं जाने की क्या जरूरत है, यही मेरे सामने बदलो कपड़े। आखिर थोड़ी देर बाद तो ये कपड़े भी तुम्हारे तन से उतारने ही वाले हैं ल। रोमानो और उसके सारे आदमी हंसने लगे और अनोखी ने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज मत करो मेरे साथ ऐसा, जाने दो मुझे, मैं वादा करती हूँ कि कभी तुम्हारे सामने भी नहीं आऊंगी। अनोखी हर एक कोशिश कर रही थी बचने की, लेकिन किसी भी चीज का कोई फायदा नहीं हुआ। रोमानो तेज कंधों से अनोखी के सामने आया और उसके पास होकर खड़ा होते हुए कहा, तुम हो चुकी हो मेरी डार्लिंग और पैसा तो वसूल करना पड़ेगा न नूज, नहीं तो डरेंगे कैसे मुझसे? मेरी सालों से बनाई हुई माफिया की इज्जत खराब हो जाएंगी। अनोखी लाचारी से रोमानो को देख रही थी। रोमानो ने उसके आंसू पूछे, क्या लाहा, चलो तुम पर थोड़ी सी दया कर देता हूँ। 10 कदम चलोगी तो एक कमरा है, वहाँ आराम में कपड़े बदलकर मेरे सामने आ जाना। अनोखी की आंखों में चमक आ गई और उसे लगा कि शायद वो अब भाग निकलेगी, लेकिन रोमानो ने अपने आदमी से कहा, इसे अपने साथ लेकर जाओ और ध्यान रहे कोई भी गड़बड़ न हो। अनोखी की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया और वो रोमानो के एडमिन की सतह चली गई। अनोखी एक बंजर से कमरे में पहुंची और रोमानो का आदमी बाहर खड़ा हुआ था। अनोखी की आंख में आंसू थे और उसने कपड़े उतारते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी ऋषभ, आई हेट यू।
अनोखी ने कुछ ही देर में रोते रोते अपने पुराने कपड़े उतार दिया और नाइटी पहन ली। वो ड्रेस इतनी टाइट थी कि अनोखी का सारा फिगर उसमें बहुत अच्छे से दिख रहा था और थाई से भी काफ़ी ऊपर ड्रेस आ रही थी और गले से भी काफ़ी डीप ड्रेस थी। ऐसी ड्रेस औरतें अपने पति का लवर्स के सामने पहनती है उन्हें रिझाने के लिए, लेकिन अनोखी ने ये ड्रेस एक खतरनाक माफिया के लिए पहनी थी जिसने उसे बर्बाद करने की कसम खा रखी थी। अनोखी बहुत शर्मिंदा थी वो ड्रेस पहनकर, कभी ऊपर से ड्रेस खींच रही थी तो कभी नीचे से, लेकिन ड्रेस इतनी छोटी थी कि कहीं से भी खींच लो लेकिन वो लंबी नहीं हो रही थी। अनोखी बहुत परेशान थी और बस ही सोच रही थी कि वो ऐसे कपड़े पहनकर वो कैसे बाहर जाए। 5 मिनट में रोमानो का आदमी अंदर आया और अनोखी को ऐसे देखकर उसकी आंखों के हवस आ गई। अनोखी अपनी नजरें फेरने लगी और उस आदमी ने जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा, बहुत टाइम ले लिए तुमने, बॉस तुम्हें बुला रहे हैं। अनोखी इतनी सहमी हुई थी कि उसके कदम ही नहीं हिल रहे थे और रोमानो के आदमी ने उसका हाथ पकड़ और उसे घसीट पर बाहर ले जाने लगा। अनोखी की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी और कुछ ही देर में वो रोमानो के सामने खड़ी थी। अनोखी ने नजरें झुका ली और एक जगह खड़ी हुई थी और रोमानो ने जैसे ही उसे देखा वो देखता ही रह गया, खूबसूरत। रोमानो आगे बढ़ा और उसने अनोखी की थोड़ी ऊपर करके कहा, वैसे मानना पड़ेगा कि तुम में कुछ तो बात है, नहीं तो हर एक लड़की इतनी खूबसूरत नहीं लग सकती। अनोखी चुपचाप खड़ी थी, वो बर्बाद हो चुकी थी और अब उसके पास बचाने के लिए कुछ भी नहीं था। रोमानो ने अनोखी का हाथ पकड़कर अपनी बाहों में ले लिया और अपने आदमियों की तरफ देखकर कहा, तो मेरे नौजवानों, कौन कौन इस लड़की की खूबसूरती का लुत्फ उठाना चाहता है। सारे आदमी एक्साइटेड हो गया और हवस से कहने लगे, बॉस अपने मज़े पूरे हो जाने के बाद इस लड़की को हमें दे देना। हाँ बॉस, ये लड़की बहुत ही हॉट लग रही है, मैं भी इसे आपकी तरह अपनी बहू में लेना चाहता हूँ। बॉस, इस लड़की की शक्ल तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे ये खुद चाहती है कि हम इसे बारी बारी करके चखें। सबकी बातें सुनकर अनोखी का दिल दहल गया और उसने रोमानो को देखकर कहा, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम्हें मेरे साथ जो करना है कर लो, लेकिन इन सब का हवस का शिकार मुझे मत बनाया। अनोखी बहुत बुरे तरीके से रो रही थी और रोमानो ने उसकी तरफ टेढ़ी हंसी से देखा और उसने अपने एक आदमी की तरफ धक्का दे दिया और उस आदमी ने अनोखी को दूसरे आदमी की तरफ धक्का दे दिया। सब अनोखी को इधर से उधर धक्का दे रहे थे और उसे कहीं कहीं हाथ लगा रहे थे। अनोखी दहाड़ दहाड़ कर रो रही थी, लेकिन माफिया के सीने में दिल कहाँ होता है। अनोखी को एक डॉल की तरह बना दिया था, कभी कोई किस तरफ फेंक रहा था तो कोई किस तरफ। अनोखी की इज्जत का तमाशा बन गया था, लेकिन वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अनोखी ने रोमानो से रोते हुए कहा, प्लीज़ बचा लो मुझे। अनोखी को किसी ने पीछे से रोमानो की तरफ धक्का दे दिया और रोमानो ने अनोखी को अपनी बाहों में भर लिया। रोमानो ने अनोखी के चेहरे को सहला के कहा, पहले तो सोचा था कि अपने तुम्हें सबके साथ शेयर करूंगा, लेकिन तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि तुम्हारा तो पूरा लुत्फ में ही उठाऊंगा। ये कहकर रोमानो ने अनोखी को अपनी गोद में उठा लिया और उसे कहा, लेट्स गो बेबी। रोमानो अनोखी को एक अलग से कमरे के अंदर ले गया और दरवाज़ा लात मारा के बंद कर दिया। रोमानो लगातार अनोखी को देख रहा था और उसे देखते देखते वहाँ से छोटा सा बेड था उस पे लिटा दिया। रोमानो और अनोखी बहुत करीब थे और उनके बीच सारी हदें पार होने ही वाली थी कि अनोखी ने रोमानो के कंधे पे हाथ रखकर बेबस होकर कहा, लिपल से रोक जाओ, तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी जो खुशी खुशी तुम्हारे साथ सो जाएंगी, लेकिन प्लीज़ मुझे तो जाने दो। रोमानो ने अनोखी का हाथ झटक के कहा, सही कह रही हो, लेकिन मुझे तो हर उस चीज़ में इंटरेस्ट है जो ऋषभ का है। ऋषभ ने तो कई बार तुम्हारा मज़ा चख रखा है, लेकिन आज मेरी बारी है। अनोखी की सांसें तेज हो गई और उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला और रोमानो ने उसके बदन पर अपने हाथ फेरना शुरू कर दिए और उसकी गर्दन को चूमना शुरू कर दिया। अनोखी बस चिल्लाए जा रही और मदद की गुहार लगा रही थी, जबकि सारी उम्मीदें फीकी पड़ गई थी। क्या ये अंत था अनोखी का? क्या अनोखी की किस्मत में दो माफिया से बर्बाद होना लिखा था, पहले ऋषभ और अब रोमानो? क्या ऋषभ ने सच में अनोखी को बेच दिया? ... अनोखी रो रही थी, बिलख रही थी, लेकिन रोमानो नहीं रुका और उसकी गर्दन पर किश करता रहा। अनोखी गिड़गिड़ा रही थी, प्लीज़ थोड़ा तो रहम करो मुझ पर, रुक जाओ। रोमानो ने अनोखी की गर्दन से अपना मुंह उठाया और कहा, रहम? वो क्या होता है? मुझे तो बस बेरहमी आती है। अनोखी की आंखों में डर साफ दिख रहा था। आज वो जो महसूस कर रही थी ऐसा उसने कभी महसूस नहीं किया था।
रोमानो ने टेडी हंसी से कहा, चलो बहुत हो गया ये रोना धोना, अब वक्त आ गया है कि इन कपड़ों की दीवार को हम हमारे बीच में से हटा दे। इट्स टाइम फॉर सम एक्शन बेबी। ये कहकर रोमानो ने अनोखी की ड्रेस की स्ट्रैप की हाथ लगा और अनोखी की सांसें थम गई। अपने आप का चीरहरण देखने की ताकत नहीं थी अनोखी के अंदर, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और रोमानो अनोखी के कपड़े उतारने ही वाला था कि इतने में जोर से बंदूकें चलने की आवाज आई। रोमानो के हाथ रुक गए और उसने कहा, ये क्या तमाशा हो रहा है। पूरा वेयरहाउस गोलियों की गूंज से काल गया। अनोखी ने अपनी आंखें खोली और बंदूक की आवाज सुनकर वो बहुत ज्यादा घबरा गई। रोमानो अभी भी अनोखी के ऊपर लेटा हुआ था और वो सोच ही रहा था कि इतने में कमरे का दरवाजा खोला और रोमानो का एक आदमी अंदर आया और उसने घबराते हुए कहा, बॉस, ऋषभ सिसोदिया ने खून की नदियां बहा दी है। हमारे काफी सारे लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया है। ऋषभ का नाम सुनते ही अनोखी इमोशनल हो गई और रोमानो की आंखें गुस्से से भर गई। रोमानो फटाफट अनोखी के ऊपर से खड़ा हुआ और उसने गुस्से में कहा, इस ऋषभ को छोड़ोगा नहीं मैं, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी शेर के मुंह में हाथ डालने की। रोमानो कमरे से गुस्से से चला गया और अनोखी ने चैन की सांस ली और उसने अनूठे की रोकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अनोखी ने गुस्से में रोते हुए कहा, अब ऋषभ क्यों आया है यहाँ पर मेरी बर्बादी देखने। एक तरफ अनोखी ऋषभ को कोस रही थी और दूसरी तरफ ऋषभ रोमानो के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा था। ऋषभ के कपड़े पे खून के धब्बे थे और उस पर जुनून सवार था सब कुछ बर्बाद करने का। ऋषभ ने रोमानो के एक आदमी को गर्दन से पकड़ लिया और गुस्से में कहा, कहाँ है तेरा बॉस, बता। किस कोने में चुड़िया पहन के बैठा है वो रोमानो। ऋषभ उस आदमी की गर्दन घुमाकर उसे मारने ही वाला था कि इतने में उसे एक तेज आवाज आई, क्यों जानवर बन रहा है मेरे इलाके में। ऋषभ ने अपने बाएं तरफ देखा और रोमानो को देखते ही वो गुस्से से भर गया। ऋषभ गुस्से से भागता हुआ रोमानो के पास गया और उसकी गर्दन पकड़ के कहा, कहाँ है अनोखी। रोमानो ने हंसते हुए कहा, बीवी तेरी है और पूछ मुझसे रहा है कि कहाँ है वो। बड़ी ही अजीब बात है। रोमानो ने ऋषभ का हाथ झटक दिया और कहा, अपनी बीवी पे कंट्रोल रखना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्यों आया है। ऋषभ ने गुस्से में आग बबूला होकर कहा, मेरे साथ ही खेल मत खेल और बता कि अनोखी कहाँ है। तू ही मेरी बीवी को यहाँ पर लेकर आया है। बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं कि किस किस्म का कमीना है तू। रोमानो ने हंसते हुए कहा, काफी अच्छे से जानता है तू मुझे। चल तू इतना कह रहा है तो तुझे परेशान नहीं करूँगा। हाँ, मैं ही तेरी बीवी को यहाँ पर लेकर आया हूँ, लेकिन अब वो तेरे किसी भी काम की नहीं है। ऋषभ का गुस्सा और भी बढ़ गया और रोमानो ने उसके पास आकर कहा, वैसे कुछ भी कह ले, तेरी बीवी है बहुत ही कत्ल माल। उसके साथ जो हम बिस्तर होकर मजा आया ना, वो बात किसी में भी नहीं है। ऋषभ ने अपना आप खो दिया और रोमानो के मुंह पर जोर से घुसा मारा। रोमानो के कदम लड़खड़ा गए, लेकिन वो ऋषभ का मजाक बनाए जा रहा था। किस किस्म का माफिया है तू, जो अपनी ही बीवी को नहीं बचा पाया। बेचारी तेरी बीवी रो रही थी, बिलख रही थी, लेकिन मैंने उस और जरा सी भी दया नहीं करी। ये सब सुनकर अंदर ही अंदर टूट गया था ऋषभ और उसके दिल में ज्वाला जल रही थी सब कुछ बर्बाद करने की। ऋषभ ने इधर उधर देखा और जमीन पे डंडा उठाकर रोमानो को मारते हुए कहा, तर जान ले लूंगा मैं, तूने मेरी बीवी की इज्जत पर हाथ डाला है ना। अब देखता जा कि कैसे मैं तेरा पूरा अस्तित्व ही मिटा देता हूँ। ऋषभ गुस्से में रोमानो पर डांडों की बारिश करता रहा और रोमानो ने बहुत कोशिश करी रिश्ता को मारने की, लेकिन उसकी एक नहीं चली। ऋषभ आज अपने राक्षस रूप में था और जब तक वो रोमानो को मार नहीं देगा वो शांति नहीं मिलेगा। रोमानो खून हो चुका था, लेकिन उसकी अकड़ खत्म नहीं हुई थी। ऋषभ का गुरूर तोड़ने के लिए उसने कहा, पता है जब मैं तेरी बीवी के साथ बिस्तर पर था तो वो बेचारी बार बार बस तेरा ही नाम पुकार रही थी, लेकिन तू नहीं आया। रोमानो की होठों की मुस्कुराहट ऋषभ को और गुस्सा दिला रही थी। ऋषभ ने रोमानो के पेट पे घुसा मारा और उसे धक्का देकर जमीन पे गिरा दिया और उसे लातों से मारने लगा और बार बार एक ही बात कह रहा था, जान ले लूंगा मैं तेरी। ऋषभ ने रोमानो के हाथों पर रोड से मारना शुरू कर दिया और कहा, तूने इन्हीं हाथों से मेरी बीवी को हाथ लगाया होगा ना, अब देख मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। रोमानो की चीखें पूरे वेयरहाउस में गूंज रही थी, लेकिन वो इतना ढीठ था कि ऋषभ को सच बताने के लिए तैयार नहीं था। ऋषभ ने जी हर के रोमानो को मार मार कर अदमरा कर दिया और अंत में ऋषभ ने अपनी जेब से बंदूक निकाली और रोमानो के सर पर निशाना लगाते हुए कहा, मेरी बीवी की इज्जत पर हाथ डालकर तूने अपनी कब्र खुद ली।
तूने ऐसी दर्द एक मौत दूंगा मैं कि तेरी रूह भी कांप जाएगी। ऋषभ हैवान बन चुका था और रोमानो की आखिरी सांसें चल रही थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और ऋषभ के दिल को और छल्ली करते हुए कहा, किसके लिए लड़ रहा है? तेरी बीवी को तो बर्बाद कर दिया है मैंने। अब उसे पाकर भी क्या करेगा? जब भी तू उसे हाथ लगाएगा तब तक तुझे याद आएगा कि कैसे मैंने अनोखी को तार तार किया था। यह कहकर रोमानो जोर जोर से हंसने लग गया और ऋषभ की आंखें गुस्से से लाल हो गई। ऋषभ ने अपने दंत पीसना शुरू कर दिए और गोली रोमानो के सीधा सर पे चली। रोमानो वही आंखें खोली करके मर गया, लेकिन ऋषभ का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। ऋषभ ने 6 की 6 गोलियां रोमानो के सीने में उतार दी और इससे भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने नीचे से रोड उठाकर रोमानो के हाथ पैर तोड़ दिए। ऋषभ मरे हुए बंदे को मार रहा था और सारी जगह बस लाशें ही लाशें बिखरी हुई थी। ऋषभ ने अपने प्यार के खातिर रोमानो और उसके सारे आदमियों को मौत के घाट उतार दिया। रोमानो को मारने के बाद ऋषभ के दिल में बस एक ही नाम था, अनोखी। अनोखी का ख्याल आते ही ऋषभ भागकर पूरे वेयरहाउस में घूमता रहा और अनोखी का नाम चिल्लाता रहा। अनोखी, कहाँ हो तुम? बेबी प्लीज मेरे सामने आ जाओ। ऋषभ अनोखी के लिए तड़प रहा था, बिलख रहा था और अंत में उसे एक कमरा दिखा जहां से किसी की रोने की आवाजें आ रही थी। ऋषभ कमरे में घुसने हज वाला था कि उसने अपने दिल पे हाथ रख के कहा, अनोखी सिर्फ मेरी है, चाहे उसके साथ कुछ भी हुआ हो लेकिन वो हमेशा मेरी बीवी रहेगी। ऋषभ ने अपने आंसू पूछे और हिम्मत से अंदर गया, लेकिन अनोखी कहीं नहीं थी। ऋषभ ने चिंता करते हुए पुकारा, अनोखी। ऋषभ इधर उधर देखने लग गया, लेकिन अनोखी कहीं नहीं था। ऋषभ हार मानकर कमरे से जाने ही वाला था कि उसे किसी की हिचकियों की आवाज आई। ऋषभ आवाज का पीछा करते करते पर्दे के सामने खड़ा हो गया और उसे अनोखी की सिसकारियां की आवाज आई। ऋषभ ने हिम्मत जुटाकर पर्दा हटाया और जैसे ही उसने पर्दा हटाया उसका दिल दहल गया। अनोखी सुकड़कर बैठी हुई थी और उसने बहुत ही ट्रांसपेरेंसी ड्रेस पहन रखी थी। अनोखी की कमर पर नखूने के निशान थे और नील भी पड़ी हुई थी। ऋषभ का दिल रो रहा था अनोखी को ऐसे देखकर और उसकी आंखों में आंसू भर गए। ऋषभ ने इमोशनल होकर कहा, अनोखी। अनोखी ने अपनी नजरें ऊपर करी और रो रो कर उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। अनोखी ने ऋषभ की तरफ कदम बढ़ाया ही था कि अनोखी ने रोते हुए कहा, मेरे पास मत आना, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। ये सब सुनकर ऋषभ हैरान था। अनोखी के लिए उसने खून बहा दिया आउट, वही अनोखी आज उसे कोस रही है। अनोखी ने सुबक सुबक कर रोते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम कभी किसी एक के नहीं हो सकते। तुम्हारी सारी बातें झूठी है, बिल्कुल तुम्हारे प्यार की तरह। अनोखी का चेहरा आंसुओं से भीग चुका था और ऋषभ ने उससे इमोशनल होकर कहा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं यहाँ तुम्हें बचाने आया हूँ और तुम मुझे ही गलत समझ रही हो। अनोखी ने रोते हुए कहा, बस करो ये नाटक, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुमने कि मुझे रोमानो के हाथों बेच दिया और तुम्हारी ही वजह से आज मेरी इज्जत का तमाशा बन के रह गया। ये सब सुनकर ऋषभ बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया और वो भी आंखों के साथ जमीन पे बैठ गया। अनोखी अपने मुंह पर हाथ रखकर रो रही थी जब ऋषभ ने उससे कहा, वैसे सच्चे दिल से बताओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारा सौदा कर सकता हूँ? ऋषभ उम्मीद भरी नजरों से अनोखी को देख रहा था और अनोखी ने रोते हुए उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं ये सब सपने में भी नहीं सोच सकती थी, लेकिन रोमानो ने मेरे सामने तुम्हारा उसकी चेहरा खोल दिया। ये सुनकर ऋषभ और भी ज्यादा हट हो गया है। अनोखी ने उससे बेबसी से कहा, मैंने तुमसे हमेशा सच्चा प्यार किया और तुमने हमेशा मुझसे देगाही की है। क्या माफिया तुम्हारे लिए इतना जरूरी है कि तुमने मेरा ही सौदा कर दिया? अनोखी बेबसी से ऋषभ को देख रही थी जब ऋषभ ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो अंदर ही अंदर रोता रहा। अनोखी ने अपने सर पे हाथ रख के कहा, तुमसे प्यार करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी और आज इस प्यार ने ही मुझे बर्बाद कर दिया। अनोखी फुट फुट कर रो रही थी और कह रही थी, आई हेट योर ऋषभ सिसोदिया। कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। अनोखी इतना दहाड़ दहाड़ कर रो रही थी कि उसकी चीखें ऋषभ के दिल में शोर मचा रही थी। ऋषभ ने गुस्से में अपनी आंख खोली और उसने अपने आंसू पूछे और अनोखी का हाथ पकड़कर वो खड़ा हुआ। अनोखी ने झटपटाते हुए कहा, छोड़ो मेरा हाथ, मेरी जिंदगी बर्बाद करके मन नहीं भरा क्या कि डिब्रा मुझे बर्बाद करने के लिए चले आए? ऋषभ ने कोई जवाब नहीं दिया और अनोखी का जबरदस्ती हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर गया। अनोखी झटपटा रही थी ऋषभ की बाहों में, लेकिन ऋषभ ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। ऋषभ अनोखी को बाहर लॉबी में लेकर आया और जिसने कहा, देखो सारी तरफ क्या दिख रहा है तुम्हें?
ऋषभ गुस्से में गहरी सांसें ले रहा था और अपने सामने लाशों को लेटा हुआ देख अनोखी का दिल घबरा रहा था। अनोखी ने डरते हुए कहा, ये सब क्या है? ऋषभ ने कहा, तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा हो या न हो, लेकिन ये मेरा दिल जानता है कि मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार करता हूँ। और तुम्हारे प्यार के लिए ही मैंने इन सब लोगों की जान ले ली। अनोखी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ के कहा, अरे पागल लड़की, तेरे लिए जान दे सकता हूँ मैं, और तूने सोचा कि तुझे बेच दूंगा मैं? तुझे बेचने से पहले अपनी जान दे देना पसंद करूंगा मैं। अनोखी अभी भी सदमे में थी और उसने अपने सर पे हाथ रख लिया। ऋषभ ने अनोखी का हाथ पकड़कर दूसरी डायरेक्शन में खींचते हुए कहा, उस रोमानो ने तुम्हारी इज्जत पे हाथ डाला था ना, देखो मैंने उसका क्या हाल किया है। ऋषभ ने अनोखी को रोमानो की लाश के सामने लाकर खड़ा कर दिया और अनोखी ने अपनी नजरें फेर ली। अनोखी पहली बार इतना खून खराबा देख रही थी। अनोखी ने रोते हुए कहा, मुझे नहीं देखने ये सब, मुझे यहाँ से ले चलो। अनोखी रो रही थी और ऋषभ का दिल हल्का सा पिघल गया। ऋषभ ने अपने गुस्से को शांत किया और अनोखी की थोड़ी पे हाथ रख के कहा, तुमने मेरे प्यार पे सवाल उठाया था ना, तो सुनो। इस रोमानो ने तुम्हारी इज्जत लूटी, लेकिन फिर भी तुम मेरे लिए पवित्र हो, मेरी जान हो तुम, और सबके सामने तुम्हारी मांग में सिंदूर लगाकर तुम्हें फिर से अपनी बीवी बनाओगे। ये सुनकर अनोखी इमोशनल हो गई और ऋषभ ने उसके आंसू पूछ के कहा, तुम्हारे शरीर से नहीं आत्मा से प्यार करता हूँ मैं। ऋषभ और अनोखी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे जब अनोखी ने कहा, रोमानो मेरी इज्जत नहीं लूट पाया क्योंकि तुम सही समय पे आ गए थे। ये सब सुनकर ऋषभ के दिल को बहुत सुकून मिला, लेकिन फिर भी उसने होनी खुशी अनोखी को नहीं दिखाई। ऋषभ के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था और उसने अपना कोट उतार कर अनोखी के शरीर पर डाल दिया। अनोखी ने ऋषभ का कोट टाइट से पकड़ लिया और वो कुछ कहने ही वाली थी कि ऋषभ ने उसके होठों पे उंगली रख दी और कहा, तुम पहले ही मेरे प्यार को बहुत बदनाम कर चुकी हो, प्लीज अब और बदनाम मत करो उसको। अनोखी ने शर्मिंदा होकर नजरें झुका ली और ऋषभ उसका हाथ पकड़कर वेयरहाउस से बाहर लेकर गया। अनोखी ऋषभ को देखी जा रही था जो ऋषभ ने इज्जत से उसे गाड़ी के अंदर बिठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पे बैठकर गाड़ी चलाने लगा। अनोखी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो ऋषभ से कुछ भी कह पाए। कुछ ही देर में होटल आ गया और ऋषभ गाड़ी से बाहर निकला और अनोखी की तरफ आकर उसने उसे गोद में उठा लिया और बैक गेट से लेकर गया। अनोखी ने अपनी बहें ऋषभ के गले में डाल रखी थी, लेकिन ऋषभ ने एक झलक भी उसे नहीं देखा। ऋषभ ने अनोखी को उसके कमरे तक छोड़ दिया और आराम से उसे बैग पर बिठाकर जाने लगा, दुखी मन से कि अनोखी भगती हुई आई और पीछे से ऋषभ के गले लग गई और रोकर कहने लगी, मुझे माफ कर दो, आई लव यू। क्या ये रात ऋषभ और अनोखी के मिलान की है? क्या अनोखी और ऋषभ का प्यार सारी दीवारें हटा देगा? ... नोखी पीछे से आकर ऋषभ के गले से लिपट गई और कहने लगी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। ऋषभ ने बिना पीछे मुड़े कहा, अब क्यों आई हो मेरे पास? मैंने तो तुम्हारे प्यार का मजाक बनाया है ना? तुम्हारे हिसाब से मैंने तो बेच दिया था तुम्हें। अनोखी रोने लगी और कहने लगी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बेवकूफ हूँ जो मैंने सोच लिया कि तुम मुझे बेच सकते हो। अनोखी बहुत ज्यादा रो रही थी और ऋषभ पीछे मुड़ा और उसे अपनी बाहों में लेकर कहा, अरे पागल लड़की, तू जान है मेरी, तेरे लिए इस पूरी दुनिया में आग लगा सकता हूँ मैं, और तूने ये सोच लिया कि मैं तेरे साथ ही देगा कर सकता हूँ। ऋषभ बहुत दुखक था अनोखी के इल्जामों को लेकर। अनोखी के पास शब्द कम पड़ गए थे अपनी बात कहने के लिए। अनोखी अपनी एडिटों में कड़ी हुई और ऋषभ के होठों पे अपने होठ रख दिए। अनोखी ऋषभ को चूमने लगी और ऋषभ ने उसके कंधे पे हाथ लगाकर अपने ऐ दूर करते हुए कहा, अब इन चीजों का कोई फायदा नहीं है, तुमने आज मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है। ये कहकर ऋषभ मोड़ और कमरे से जाने ही वाला था कि अनोखी ने तेज से चिल्लाकर कहा, अगर तुम इस कमरे से चले गए ऋषभ, तो हम मेरी लाश देखोगे। ऋषभ के कदम रुक गए और अनोखी ने पीछे हाथ घुमाकर अपनी ड्रेस की जिप खोल दी और कहा, उस रोमानो ने मुझे कहीं सारी जगह हाथ लगाया था, मैं चाहती हूँ कि उसके हाथ के हर एक निशान तुम मेरे शरीर से मिटा दो। ऋषभ जैसे ही पीछे मुड़ा वी के दंगर गया अनोखी को बिना कपड़ों के देखकर। अनोखी का बदन रात के अंधेरे में चमक रहा था। वो इठलाती हुई ऋषभ के पास आई और उसने ऋषभ के गले में अपनी बहू का हार डालते हुए कहा, आई नीड यू। एक बार मुझे छूकर फिर से अपना बना लो और उस रोमानो की यादें मेरे दिमाग से मिटा दो। अनोखी की आंखें बहुत कुछ कह रही थी। ऋषभ अपनी नाराजगी दिखाना चाहता था, लेकिन अनोखी इतनी कमजोर लग रही थी कि ऋषभ रुक नहीं पाया अपने आप को।
ऋषभ ने एक ही पल में अनोखी को अपनी गोद में उठा लिया और उसे चूमने लगा। अनोखी भी ऋषभ को चूमने लगी और वो दोनों एक दूसरे को ऐसे चूम रहे थे जैसे सदियों के बिछड़े हुए प्रेमी हो। चूमते चूमते ऋषभ ने अनोखी को अपनी गोद में उठा लिया और उसे बेड पर लेकर गया। ऋषभ ने बड़े ही प्यार से अनोखी को बेड पे लिटा दी और उसके होठ धीरे धीरे अनोखी के चेहरे को भीगना लगे। अनोखी इतने में ही बहक चुकी थी और उसका शरीर अपने अलही अटखेलियां खेल रहा था। ऋषभ ने अनोखी के मुलायम गालों को हाथ लगाया और उसकी आंखों में देख के कहा, उस दुनिया की सबसे कीमती चीज हो तुम, और मेरे में इतना दम नहीं है कि तुम्हें बांध सको। प्यार किया है तुमसे और जिंदगी भर तुम्हारी रक्षा करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे खुद को भी क्यों न मिटाना पड़े। ये सुनकर अनोखी के आंखों में आंसू आ गए और उसने ऋषभ का काला पकड़कर उसे चूमने लगी। देखते ऋषभ के कपड़े भी जमीन से गिरने लगे। अनोखी और ऋषभ एक दूसरे में मदहोश हो गए थे और उनकी प्यार भारत सिसकारियां कमरे में गूंजने। आज उनके बीच की सारी गलतफहमियां मिट चुकी थी और रह गया था तो बस पर। ऋषभ और अनोखी फिर से एक दूसरे के हो गए थे, लेकिन क्या सुबह भी उनका ये प्यार ऐसे ही बरकरार रहेगा? तारांकन अगली सुबह कल रात अनोखी की जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। सुबह के 12 बजे उसके अंगड़ाइयां लेते हुए अपनी आंख खोली और उसके चेहरे पे जो मुस्कान थी वो उसके दिल का हाल साफ बयां कर रही थी। अनोखी ने आंखें बंद में ही बेड के दूसरी तरफ हाथ फेरा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अनोखी ने होनी आंखें खोली और उसने देखा कि ऋषभ उसके साथ नहीं है। अनोखी थोड़ी सी चिंता में आ गई और उसने कहा, ये ऋषभ कहाँ है? अनोखी बेड से खड़ी हुई और अलमारी से कपड़े निकल कर पहनने लगी। अनोखी ने सिर्फ वाइट कलर की शर्ट पहनी और कमरे से बाहर निकल गई। अनोखी के बगल में ही ऋषभ का कमरा था और वो अंदर चली गई। अनोखी के होठों पे मुस्कान थी, आज उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ था। अनोखी ने कमरे में बस कदम रखा ही था कि उसी वक्त ऋषभ बाथरूम से नहाकर वापस आया। ऋषभ ने अपनी कमर और तौलिया बांध रखा था और उसके बालों से हल्के हल्के पांच की बूंदों गिर गई थी। ऋषभ ने एक नज़र अनोखी को देखा और हैरानी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनोखी भाग कर आई और ऋषभ के बदन से लिपट कर कहने लगी, तुम क्यों मुझे अकेला छोड़कर चले आए? तुम्हें पता भी है, मैं ढूंढ रही थी तुम्हें। अनोखी प्यार में शिकायतें कर रही थी और ऋषभ ने उसके कंधे पे हाथ रख के अपने से दूर करके कहा, क्यों रोकता, मैं तुम्हारे पास बिस्तर पर मेरे पास कोई वजह ही नहीं थी। ये सुनकर अनोखी चौंक गई और ऋषभ की आंखों में उसने हैरानी से देख के कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? ऋषभ के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था और उसने कहा, सच ही तो कह रहा हूं मैं, जब हमारे बीच में प्यार ही नहीं है तो क्या करता तुम्हारे बगल में रोककर। ये बात अनोखी को बहुत बुरी लगी और उसने आंखों में आंसू भर के कहा, तो जो कल रात हमारे बीच में हुआ वो सब क्या था? ऋषभ ने कहा, कल तुम्हें मेरी जरूरत थी और मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता था। अनोखी ने नम आंखों से कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि मैं बस एक मजबूरी हूँ? ऋषभ ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन थे। अनोखी को बहुत बुरा लगा और उसने गुस्से में ऋषभ को थप्पड़ मार दिया और कहा, बहुत ही बुरे हो तुम, हमेशा मेरी भावनाओं के साथ खेलते हो। अनोखी ने रोते हुए कहा, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, लेकिन तुम्हारा ये एटीट्यूड हमेशा मेरे रास्ते में आ जाता है। कल रात मैंने प्यार किया तुमसे, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुमने बस हालातों से होती एक लड़की की मदद करी है और कुछ नहीं। अनोखी ऋषभ पर इल्जाम लगाए जा रही थी और ऋषभ बस चुपचाप खड़ा हुआ सुन रहा था। अनोखी रो रही थी और ऋषभ ने पीछे मुड़ा और ड्रावर से उसने एक बॉक्स निकाला। अनोखी मुंह और हाथ रख कर रो रही थी, इसलिए उसे पता हज नहीं चला कि हो क्या रहा है। ऋषभ अनोखी के पास आया और अनोखी ने अपनी नजरें ऊपर करके कहा, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? अनोखी रिश्ता को उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी और ऋषभ अपने घुटने पे बैठ गया और बॉक्स से हर्रे की अंगूठी निकाल कर उसने कहा, मैरी मी अनोखी। ये सुनकर अनोखी के होश उड़ गए और उसे समझ हज न आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ऋषभ ने अनोखी की उंगली में हीरे की अंगूठी पहना दी और कहा, बेइंतहा प्यार करता हूँ तुमसे और वादा करता हूँ कि इस बार बीचे मझदार में छोड़कर नहीं जाऊंगा तुम्हें। इस बार उम्र भर तक साथ रहोगे। अनोखी की आंखें भी नम हो गई और ये उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। अनोखी अपनी जगह पर खड़ी रही बिना तस से मस हुए और ऋषभ ने प्यार से कहा, अब इतना भी इंतजार मत करो मुझसे, नहीं तो जान निकल जाएंगी मेरी।
अनोखी रोते हुए तुरंत ही अपने घुटने पे बैठ गई और ऋषभ को गले लगाकर उसने कहा, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ तुमसे और हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाना चाहती हूँ। अनोखी और ऋषभ एक दूसरे की बाहों में थे और एक दूसरे की ईद कदर जकड़ रखा था कि कहीं जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। एकदम से अनोखी को कुछ याद आया और उसने ऋषभ की बाहों से हट के कहा, लेकिन प्रिया का क्या होगा? ऋषभ ने गहरी सांस ली और कहा, प्रिया से कोई प्यार नहीं करता, मैं उसके साथ दोस्ती का रिश्ता निभाया है, मैं भावनाओं में बहकर ऐसा कदम उठाया है कि जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। क्या ऋषभ सारा सच अनोखी को बता देगा और उनकी जिंदगी की एक नई शुरुआत? डॉट 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 ऋषभ की बात सुनकर अनोखी बहुत ज्यादा हैरान हो गई और उसने कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं कुछ समझी नहीं। ऋषभ ने गहरी सांस ली और कहा, प्रिया को कैंसर है। ये सुनकर अनोखी शॉक हो गई और ऋषभ ने अनोखी को शुरुआत से लेकर अंत तक सारी कहानी बता दी। अनोखी ने सारी बात बहुत आराम से सुन तो ली, लेकिन अंदर उसका बहुत खून खोल रहा था। ऋषभ ने अनोखज का हाथ पकड़ के कहा, पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था और मैंने भावनाओं में बहकर प्रिया से शादी कर ली। अनोखी गुस्से में आग बबूला हो गई और उसने कहा, तुमने दोस्ती का फर्ज तो बखूबी निभा लिया, लेकिन तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, कभी सोचा है कि मेरे पे क्या बीती होगी जब तुमने मंडप पर छोड़ दिया? अनोखी बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही थी और ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन अनोखी ने उसका हाथ भी झटक दिया और एक कदम पीछे लेकर कहा, मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश भी मत करना। तुमने बस यूं ही मुझे छोड़ दिया और सबके बीच में मेरा तमाशा बनने दिया। अनोखी की आंखों में आंसू भर गए और ऋषभ ने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे लगा कुछ वक्त के लिए अगर मैं प्रिया को खुशियां दे पाऊंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो इस दुनिया को आराम से अलविदा कर पाएंगी। अनोखी ने गुस्से में कहा, और जो जिंदगी भर का ट्रॉमा तुमने मुझे दे दिया उसका क्या? तुमने मुझे इतनी तकलीफ दी, उसका क्या? तुम्हारी वजह से मुझे कितनी जिल्लत सहनी पड़ी, क्या उस वक्त का कोई हिसाब नहीं है? ऋषभ की आंखें शर्म से झुक गई और अनोखी रोते हुए बेड पर बैठ गई। अनोखी ने अपना सर पकड़ के कहा, तुमने मेरे सामने प्रिया को चुना, इसका मतलब साफ है कि तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। ये कहकर अनोखी रोने लगी और ऋषभ भी उसके पास आ गया और घुटने टिकाकर वह बैठ गया। ऋषभ में हाथ जोड़ के कहा, ऐसे मत कहो अनोखी, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे और मैं कुछ ही दिनों में सब ठीक कर दूंगा। अनोखी ने नजरें उठाकर गुस्से से ऋषभ को देखा और कहा, तुम्हें शर्म आती है या नहीं? अब भी तुम कह रहे हो कि तुम कुछ दिनों में सब ठीक कर दोगे। अनोखी ने ऋषभ की आंखों में देखा और कहा, तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ वापस चल रहे हो दिल्ली और प्रिया को सब सच बताओगे? अनोखी बस खड़ी हुई ही थी और उसने ऋषभ से कहा, अनोखी तुम समझ नहीं रही हो, मैंने प्रिया के साथ बहुत गलत किया है। कम से कम उसके अलहरी दिनों में तो हमें उसे खुशी दे दो। अनोखी ने तालियां बजाते हुए कहा, ये क्यों नहीं साफ कहते कि तुम्हें दोनों हाथों में लड्डू चाहिए? एक तरफ अनोखी चाहिए तो दूसरी तरफ प्रिया। वैसे सच बताओ ऋषभ, प्रिया को खुश करने के लिए तुमने उसके साथ रात तो बिताई ही होगी न? ऋषभ ने चिल्ला कर कहा, ये क्या फालतू की बकवास कर रही हो तुम? अनोखी ने चीर के कहा, फालतू की बकवास नहीं, सच कह रही हूं मैं। प्रिया की खुशी की तुम्हें इतनी पड़ी है तो उसके साथ रात भी तुमने जरूर बिताई ही होगी। जब शादी कर लो तो रात बिताने में कौन सी बहुत बड़ी बात है? ऋषभ को बहुत गुस्सा आ रहा था और अनोखी थी कि आपे से बाहर हो रही थी। अनोखी ने ऋषभ से गुस्से में कहा, मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ जो हमेशा तुम्हारे झांसे में आ जाती हूँ, लेकिन अब बहुत हो गया, तुम्हें अभी और इसी बात फैसला करना होगा, तुम्हें मैं चाहिए या प्रिया? ऋषभ बस एक सेकंड में सोच में पड़ा ही था कि अनोखी ने दुख भरी हंसी से कहा, बस अब मुझे कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। तुमने आज साबित कर दिया कि तुम कभी किसी एक औरत के हो हज नहीं सकते। ये कहकर अनोखी दुखी होकर कमरे से चली गई और ऋषभ भी उसके पीछे पीछे भागा। अनोखी रोती हुई सड़क पर चल रही थी और ऋषभ ने उसके पीछे चलते हुए कहा, बेबी प्लीज मेरी बात तो सुनो। अनोखी ने रोते हुए कहा, कुछ नहीं सुनना है मुझे। अनोखी रास्ता पार कर रही थी गुस्से में और इतने में ही सामने से एक ट्रक आ रहा था। ट्रक अनोखी के बहुत करीब पहुंच गया था, लेकिन अनोखी को कोई खबर नहीं थी। ऋषभ ने जैसे ही ट्रक को अनोखी के करीब आते ही देखा, वी के भागता हुआ अनोखी के पास गया और इससे पहले कुछ गलत हो पता वो अनोखी को लेकर दूसरी तरफ कूद गया। ऋषभ की सांसें बहुत तेज चल रही थी और उसने अनोखी को अपने सीने से चिपका रहा था। अनोखी भी बहुत डरी हुई लग रही थी।
ऋषभ ने अनोखी के माथे पर चुम के कहा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो पता नहीं मेरा क्या होता। ऋषभ की आंखों में आंसू आ गए थे और पहली बार उसकी नजरों में खौफ था। अनोखी ने इमोशनल होकर कहा, अगर इतना प्यार करते हो मुझसे तो क्यों नहीं प्रिया को सब सच बता देते। अनोखी ने रोते हुए ऋषभ का काला पकड़ लिया और कहा, तुम समझते मैं नहीं हूँ, मैं नहीं बांट सकती तुम्हें किसी और औरत के साथ। ये कहकर अनोखी रोने लगी और ऋषभ ने उसके आंसू पूछते हुए कहा, बस 2 दिन दे दो मुझे, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम चाहती हो न कि मैं प्रिया को सब सच बता दो तो ये भी कर दोगा। ये सुनकर अनोखी के होठों पे मुस्कुराहट आ गई और ऋषभ ने उससे कहा, लेकिन एक बात सच समझ लो कि मेरे दिल में और बिस्तर में बस तुम ही हो और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। ये कहकर ऋषभ ने अनोखी को अपने गले से लगा लिया, लेकिन क्या ऋषभ प्रिया को सच बता पाएंगे? उसी दिन अनोखी और ऋषभ घर वापस आ गए और जैसे ही वो घर में घुसे उन्होंने देखा कि घर में तो मातम बन रहा है। सामने एक लड़ लेटी हुई है और प्रिया उसके ऊपर सर रखकर फुट-फुट कर री रही है। अनोखी और ऋषभ एक दूसरे को देखने लग गए। प्रिया ने रोते हुए लाश के सामने कहा, पापा आप ऐसे नहीं छोड़कर नहीं सकते मुझे। प्रिया बिलख कर रो रही थी और जैसे ही उसकी नज़ारे ऋषभ पर यदि वो भगती हुई उसके पास आई। अनोखी साइड में खड़ी रह गई और प्रिया ने ऋषभ के गले से लिपट के कहा, पापा मुझे छोड़कर चले गए हैं ऋषभ। अब मैं कहाँ जाऊंगी, कौन है मेरे पास जो मुझे अपना कह सके। प्रिया बहुत रो राजी थी और ऋषभ ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, अपने आप को संभालो प्रिया। प्रिया ने रोते हुए कहा, कैसे संभालो अपने आप को, सब कुछ तो खत्म हो गया। प्रिया इस तरीके से रो रही थी कि परिवार के लोगों को उस पर तरस आने लगा और अनोखी को भी प्रिया पर दया लगी। ऋषभ ने प्रिया को अपने सीने से लगाए रखा और अनोखी को देख रहा था। अनोखी ने ये सब देखकर मुंह फेर लिया। प्रिया का दुख बहुत बड़ा था। उसने एक एक्सीडेंट में होने पापा को खो दिया था और उसके आंसुओं ने ऋषभ को सच्चाई बताने से रोक दी। एक ही झटके में प्रिया को पूरे परिवार की सिम्पथी मिल गई। जो लोग उसके कल तक खिलाफ थे आज वही लोग उसके साथ खड़े हुए थे। प्रिया बहुत रो रही थी, पापा के बिना कैसे रह पाऊंगी, मैं अनाथ हो गई आज। प्रिया ने रो रोकर ओपन बुरा हाल कर दिया था और वो ऋषभ की बहू में ही बेहोश हो गई। पूरा परिवार प्रिया के नाम चिल्लाते हुए आगे आए और उसके आसपास खड़े हो गए। किसी ने ध्यान भी नहीं दिया कि अनोखी टूटे हुए दिल के साथ वहां खड़ी हुई है। अनोखी अकेली रह गई और उसके दिल के टुकड़े हो गए प्रिया की ऋषभ की बहू में देखकर। ऋषभ ने प्रिया को गोद में उठा लिया और उसे कमरे के अंदर लेकर गया। सब लोग प्रिया के पीछे पीछे चले गए उसकी चिंता में। अनोखी ने दुखी मन से कहा, लोग सही कहते हैं कि एक औरत की इज्जत उसके पति के होने से ही होती है। जिस बहू में मेरी जगह थी आज उस बहू में प्रिया ने अपना घर बसा लिया है। ये कहते वक्त अनोखी की एक आंख से आंसू बह गया। प्रिया की जिंदगी का हादसा कहीं कहीं अनोखी की जिंदगी को तबाह न कर दे। रात के 9 बजे प्रिया गुमसुम अपने पापा की याद में बैठी ही थी और ऋषभ के सीने पे उसने अपना सर रख रखा था। प्रिया के आंसू थे कि रोकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और ऋषभ ने उसके बाल सहला के कहा, संभालो अपने आप को प्रिया, अगर तुम ऐसे नहीं हार मान जाओगी तो काम कैसे चलेगा। प्रिया चुप थी और ऋषभ ने उसे बड़े ही प्यार से बेड पर लिटा दिया और कहा, अब तुम सो जाओ, जानता हूँ तुम्हारा दर्द बहुत बड़ा है लेकिन सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर ऋषभ जाने ही लगा था कि प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऋषभ पीछे मुड़ा और उसने कहा, तुम कुछ चाहिए क्या। प्रिया ने इमोशनल होकर आंखों में आंसू भर के कहा, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे न। ऋषभ ने नजरें फेर के कहा, नहीं। ये सुनकर प्रिया के दिल को बहुत सुकून मिला और उसने कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज आज रात मेरे पास ही सो जाओ। ऋषभ प्रिया से किसी भी तरह की नजदीकियां नहीं चाहता था लेकिन इस वक्त प्रिया इतनी टूटी हुई लग रही थी कि ऋषभ के पास और कोई रास्ता ही नहीं था। ऋषभ चुपचाप आकर प्रिया के बगल में लेट गया और प्रिया ने ऋषभ की कमर पर हाथ रख दिया और उससे चिपक कर सोने लगी। आधी रात को ऋषभ की आंखों से नींद दूर थी लेकिन प्रिया पूरे तरीके से सो चुकी थी। ऋषभ ने धीरे से प्रिया का हाथ अपनी कमर से हटाया और दबे पांव से कमरे से बाहर चला गया। ऋषभ सीधा अनोखी के कमरे में गया और जैसे ही उसने अनोखी के कमरे का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि अनोखी खिड़की के पास चेयर लगाकर बैठी हुई है और लगातार वही देख रही है। ऋषभ ने कहा, अभी तक सोई नहीं तुम। अनोखी ने बिना ऋषभ को देखे कहा, जिस लड़की की मोहब्बत किसी और औरत के साथ हो उसे नींद कैसे आ सकती है। ऋषभ अनोखी की आवाज से उसका दुख समझ पा रहा था। ऋषभ अनोखी के पास गया और अपने घुटने पे बैठकर उसे देखने लगा।
अनोखी की आंखें आंसुओं से भीग चुकी थी और ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ के कहा, उन्हें आपको इतना परेशान करने की जरूरत नहीं है। कल शबाह होते हुए मैं प्रिया को सब सच बता दूंगा और उसे उसके भाई के घर छोड़ दूंगा। अनोखी ने ऋषभ को देखा और अपने आंसू पूंछ के कहा, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर ऋषभ हैरान हो गया और अनोखी को देखने लगा। अनोखी ने दुखी होकर कहा, मैं निर्दयी नहीं हूँ। प्रिया को इस हालत में अकेला छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है। जहाँ तुम्हारे लिए इतना इंतजार किया है वहाँ थोड़ा और सही। ऋषभ ने अनोखी को गले लगा लिया और कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा हज, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं सब ठीक कर दूंगा। अनोखी ने ऋषभ के कंधे पे हाथ लगाकर उसे दूर करते हुए कहा, बस एक बात याद रखना कि मैं तुम पर बहुत भरोसा कर रही हूँ। अगर तुमने इस बार मेरे भरोसे का खून किया तो मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। ऋषभ ने अनोखी के हाथों को चूम के कहा, इसकी नौबत नहीं आएगी, मैं कभी अपनी मर्यादा पार नहीं करूंगा। ऋषभ ने अनोखी से वादा तो कर दिया, लेकिन ये वादा वो कब तक निभा पाएंगे। तारांकन। अगले दिन सब कुछ बदला हुआ सा लग रहा था। पूरे घर में खामोशी थी और सब प्रिया की देखरेख में लग गए। पार्वती, कामिनी सब बस प्रिया को ही पूछ रहे थे और अनोखी को ऐसा लग रहा था जैसे वो इस घर का हिस्सा ही ना हो। अनोखी बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रही थी, क्योंकि प्रिया के चक्कर में कोई उस पे ध्यान तो छोड़ो बल्कि बात भी नहीं कर रहा था। एक ही पल में अनोखी अकेली पड़ गई थी। अनोखी किचन में जा रही थी अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, जब उसने देखा कि मेंशन में एक नौजवान अपना ब्रीफकेस लेकर आया। वो लड़का काफी हैंडसम था। उसने स्टाइलिश कपड़े पहन रखे थे और कानों में हेडफोन्स लगा रखे थे। वो लड़का सीधा ऊपर जा रहा था, लेकिन अनोखी ने कहा, कौन हो तुम और तुम्हें अंदर किसने आने दिया। उस लड़के ने अनोखी को देखा और उसकी आंखों में एक अलग ही कशिश थी। अनोखी उस लड़के के पास गायक और उसे हैरानी से देखने लगी। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कौन हो तुम। उस लड़के ने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मेरा नाम आदित्य है और मैं यहाँ प्रिया से मिलने आया हूँ। अनोखी हैरानी से आदित्य को देख रही थी जब आदित्य ने कहा, आप मुझे गलत मत समझना, मैं प्रिया का कज़न हूँ और जैसे ही मुझे मामा जी का एक्सीडेंट के बारे में पता चला मैं भागता हुआ यहाँ आ गया। अनोखी ने हाँ में सर हिलाया और उसने कहा, प्रिया का कमरा ऊपर की तरफ है। ये कहकर अनोखी मुड़ी ही थी कि आदित्य ने कहा, बसे बुरा मत मानना, लेकिन तुम प्रिया के पति की पहली बीवी हो ना। ये सुनकर अनोखी को गुस्सा आ गया और उसने आदित्य को उंगली दिखा के कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा काम बोलना चाहिए, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। मेहमान हो मेहमान बन के रहो, अपनी फालतू बातें करने का यहाँ कोई जरूरत नहीं है। प्रिया गुस्से से मुड़ी ही थी कि उसके पैर लड़खड़ा गए और वो गिरने ही वाली थी कि आदित्य ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अनोखी आदित्य की बाहों में झटपटाने लगा और आदित्य ने मुस्कुरा के कहा, वैसे जो भी कह लो, लेकिन तुम हो बहुत सुंदर, समझ नहीं आता कि तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ कैसे दिया। अनोखी अभी भी आदित्य की बाहों में थी और उसे गुस्से से देख रही थी। उसी वक्त ऋषभ ऑफिस जाने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरा और अनोखी को किसी और की बाहों में देखकर उसका दिमाग खराब हो गया। ऋषभ ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली और कहा, ये क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पर। क्या आदित्य के आने से बहुत सारी चीजें बदलने वाली है और उलझने वाली है। क्या ऋषभ और अनोखी के दरमियान फासले और बढ़ जाएंगे। ...